Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and doing well. I am your biology instructor, Dr. Mohammad Jamshed. Dear students, आज हम एम टी कैट बियोलॉजी का जो यूनिट डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है बेटा कि आपकी बॉडी की बेसिक जो नीड है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए या कोई नई चीज़ें बनाने के लिए, वो किस तरह आप अचीव करते हैं, वो थ्रू द इनटेक ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ इनटेक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। अब देखें, आपने जो इनटेक किया है आपने उसको हिस्सा बनाने अपनी बॉडी का, और पहले ब्लड में जाएगा, फिर सेल्स के पास, टिश्यूज़ के पास जाएगा। अब मसला ये होता है कि आप जिस चीज़ का इनटेक करवाते हैं वो नॉन डिफ्यूज़ेबल होती है। मतलब नॉन डिफ्यूज़ेबल का मतलब वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में ऑब्ज़र्व नहीं हो सकती। तो इस पर्पज़ के लिए अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड इनटू द डिफ्यूजेबल फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं कि डाइजेशन है क्या बेटा। दिस इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजेबल फॉर्म। कि आपने जिस खुराक का इंटेक किया जो लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, नॉन डिफ्यूजेबल है, अगर आप उस खुराक को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द सिंपल एंड नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म जो इजीली ब्लड के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डाइजेशन। तो एक्चुअली डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजेबल फॉर्म ऑफ फूड और सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल एंड डिफ्यूजेबल फॉर्म। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, आपका जो हमारे पास डाइजेशन पर्पस है ये कौन कंप्लीट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें दो चीज़ें बेटा। एक तो बेटा इसमें हमारे पास इंसान के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंसिस्ट करता है लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक, या जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब का नाम देते हैं। मतलब कि आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद है, या जिसे आप जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब का नाम देते हैं। और दूसरा बेटा इसके साथ मौजूद रहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो ये जीआईटी और एक्सेसरी ऑर्गन्स मिलकर किसको बनाते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, आपके जो जीआईटी है इसकी टू ओपनिंग्स होती हैं, एक इंटीरियर जिसको आप माउथ कहते हैं, दूसरी पोस्टीरियर जिसे आप एनस कहते हैं। तो यहाँ बेटा माउथ के थ्रू आप इंटेक करवाते हैं, और चीज़ों की जो इजेक्शन है बेटा, ठीक है, जो उसका रिमूवल या डेफिकेशन है वो किसके थ्रू होती है, एनस के थ्रू होती है। तो इंसान के अंदर बेटा हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन है, और इसके लिए बेटा हमारे पास टी ट्यूब हमारे पास मतलब के डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। मतलब कि हमारे पास दो तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, सैक लाइक एंड ट्यूब लाइक। तो आपके अंदर बेटा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। इंटीरियरली आपके पास दो ओपनिंग्स हैं। इंटीरियर ओपनिंग को माउथ का नाम देते हैं, और पोस्टीरियर ओपनिंग को आप नाम देते हैं बेटा एनस का। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास होलोजैक न्यूट्रिशन क्या होती है। होलोजैक न्यूट्रिशन वो होती है जिसमें ये मतलब कि दर्ज झैल फॉलोइंग स्टेप्स आपको नजर आए कि पहले आप चीज़ों का इंजेक्शन करवाएं, फिर आप उनकी डाइजेशन करवाएं, फिर अब्जॉर्प्शन करवाएं, फिर असामिलेशन करवाएं, और फिर जो चीज़ें अनडाइजेस्टेड हैं बेटा आप उनको क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, इजेस्ट कर दें। तो अगर ये स्टेप्स बेटा किसी भी न्यूट्रिशन के अंदर प्रेजेंट है तो उसे आप नाम देते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला स्टेप है इंजेक्शन। इंजेक्शन के अंदर आप क्या करवाते हैं, फूड का इंटेक करवाते हैं। फिर बेटा आपके पास डाइजेशन है। अब देखिए जो डाइजेशन है इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप ब्रेक डाउन करते हैं सब्सटेंसेस को इनटू द डिफ्यूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, कि आप लार्ज और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ेंगे इनटू द स्मॉल और डिफ्यूजेबल कंपोनेंट्स के अंदर ताकि इजीली वो अब्जॉर्ब हो सकें। अब जो डाइजेशन का प्रोसेस है बेटा इसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। देखिए इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को मतलब सेक्रीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। कुछ इंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ताकि वो चीज़ जो जिसकी आप डाइजेशन करवाना चाहते हैं उसको आप डाइजेस्ट करवा सकें। तो ये केमिकल्स आते हैं बेटा सेक्रेशंस के, दीज आर द केमिकल्स फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स। फिर बेटा आप उन सेक्रेशंस की मिक्सिंग करवाते हैं किसके साथ, खुराक के साथ। केमिकल्स मिक्सिंग होती है खुराक के साथ। फिर मूवमेंट होती है, ठीक है, मतलब कि जिस कैविटी के अंदर आप डाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है, खुराक एक जगह से दूसरी जगह जाएगी थ्रू द मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट बाय द डिफरेंट डाइजेस्टिव पार्ट्स, जैसे कि आप ओरल कैविटी से एसोफेगस के अंदर लेकर जाते हैं, एसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन में तीन बेटा आपके स्टेप्स होते हैं, सेक्रेशन, मिक्सिंग एंड मूवमेंट। नेक्स्ट बेटा जब आप चीज़ को डाइजेस्ट करवा चुके होते हैं तो फिर आप अब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अब्जॉर्प्शन में क्या होती है बेटा, डिफ्यूजन होती है बेटा डिफ्यूजेबल सब्सटेंसेस की इनटू द ब्लड। कि अगर आपकी जीआईटी के ल्यूमेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, हमारे पास डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, दे विल बी ऑब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट स्टेप है असेमिलेशन। वैसे असेमिलेशन का बेटा मतलब होता है बेटा यूज़ करना, ठीक है, यूटिलाइज करना चीज़ों को। अब इसका मतलब है कि आपने ब्लड के अंदर जो खुराक लेकर गए हैं, जो डाइजेस्टेड बेटा फूड लेकर गए हैं, जो प्रोडक्ट्स लेकर गए हैं, अब वो सेल के पास जाएंगे। अब सेल दो तरह से काम करेगा, या तो उस डाइजेस्टेड खुराक से एनर्जी बनाएगा, या उनको बेटा रीयूटिलाइज करके क्या करेगा, हमारे पास बड़े मालिक्यूल्स बना लेगा। तो असेमिलेशन क्या है, सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स यूजिंग द न्यूट्रिएंट। क्या बड़े मालिक्यूल बना लें, या उन मालिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन करवा के आप क्या बना लें बेटा, एनर्जी बना लें। दिस इज असेमिलेशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इजेक्शन है।
अब देखें हमारे पास इजेशन क्या है बेटा, कि जो चीज़ बेटा हमारे पास वेस्ट के तौर पर बच जाती है, जो इनडाइजेस्टेड होती है, ठीक है, जिसको आपकी बॉडी या आपका जीआईटी डाइजेस्ट नहीं करवा पाता, जिस तरह के डाइटरी फाइबर्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्टूल आपकी बॉडी से क्या हो जाती है, इजेस्ट हो जाती है, ठीक है, डेफिकेट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो ये जो स्टेप्स हैं, दिस बेसिकली ये होलोजैक न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं, जिसमें इंजेक्शन है, डाइजेशन है, ऑब्जॉर्प्शन है, असेमिलेशन एंड इजेशन। फिर आपने याद रखने बेटा कि हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, ठीक है, या डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर हम बात करें, उसमें इंजेक्शन का प्रोसेस भी होता है, डाइजेशन का भी होता है, ऑब्जॉर्प्शन का भी होता है, इजेशन का भी होता है। कौन सा ऐसा स्टेप है बेटा जो एक्चुअली, कौन सा ऐसा बेटा स्टेप है जो एक्चुअली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं करवा रहा, ठीक है। तो आपने बेटा याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये जो हमारे पास असेमिलेशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये बेटा हमारे पास सेल करवाते हैं, मतलब दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए बेटा, आपके पास इंजेक्शन भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक करवा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन भी करवा रहा है, ऑब्जॉर्प्शन भी करवा रहा है, इजेक्शन भी करवा रहा है, लेकिन बेटा असेमिलेशन नहीं करवा रहा। असेमिलेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, ये बात बेटा आपने एमसी को याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने कहा था कि इसके अंदर जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक प्रेजेंट है, और दूसरे इसके अंदर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर क्या है, माउथ है, ठीक है, माउथ के अंदर लिप्स मौजूद हैं, टीथ हैं, टंग है, चीक्स है और पैलेट है। नेक्स्ट बेटा आपके पास फेरिंक्स है। फेरिंक्स इज अ कॉमन मस्कुलर पैसेज, ठीक है, ओरल कैविटी भी इसी में ओपन होती है, नेजल कैविटी भी इसी में ओपन होती है। तो दिस इज अ होलो ट्यूब इनसाइड द नेक दैट स्टार्ट बिहाइंड द नोज, जो कि नोज से पीछे से स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ होती है बेटा, एट द टॉप ऑफ एसोफिगस, ठीक है। अब एसोफिगस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो दिस इज अ मस्कुलर ट्यूब, जिसे आप फूड पाइप का नाम भी देते हैं, दैट कनेक्ट द माउथ एंड द स्टोमिक। नेक्स्ट बेटा आपके पास स्टोमिक है। स्टोमिक हमारे पास जे शेप आर्गन है, जिसका काम है खुराक को स्टोर करना और प्रोटीनेशियस जो खुराक होती है प्रोटीन वाली, उसको डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट बेटा आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास मस्कुलर ट्यूब है दैट हेल्प टू फर्दर द डाइजेस्ट फूड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द स्टोमिक। अब देखिए हमारे पास पार्शियल डाइजेशन ओरल कैविटी के अंदर हो जाती है, पार्शियल डाइजेशन स्टोमिक में, और जो कंप्लीट डाइजेशन होती है वो जाकर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या बेटा, दिस इज द लॉन्ग ट्यूब लाइक आर्गन दैट इज कनेक्टिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट वन एंड। पीछे से बेटा हमारे पास जहाँ से इलियम एंड होती है, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ होती है बेटा, एट द एनस, ठीक है, एट द अदर एंड। तो स्टार्ट बेटा होगी इलियोस, जो हमारे पास सेकल जंक्शन है इलियम के टर्मिनल पॉइंट से, और ये एंड होगी बेटा एट द एनस। दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगर हम बात करें एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, तो इसमें स्लेवरी ग्लैंड्स हैं। थ्री पेयर्स होते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स के, सब लिंगुअल है, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड है। लीवर है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, और आपके पास पैंक्रियाज है। तो दीज आर द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब देखिए अगर ये तो है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से हैं, तो वो तीन है बेटा। सलेवरी ग्लैंड है आपके पास, ठीक है, लीवर है, और आपके पास पैंक्रियाज है, ठीक है। तो ये तीन आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाते हैं। आपने याद रखने, गाल ब्लैडर इज नॉट अ ग्लैंड। गाल ब्लैडर सिर्फ बाइल को क्या करते हैं बेटा, स्टोर करता है, समझ आ गई। तो स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैंक्रियाज एक्सेसिव डाइजेस्ट एक्सेसरी आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। गाल ब्लैडर को आप आर्गन का नाम दे सकते हैं, ग्लैंड्स का नाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ डाइजेशन की बात करें, तो आपके पास मैकेनिकल डाइजेशन है और आपके पास केमिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या करते हैं, केमिकल नेचर चेंज नहीं करते, आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करवाते हैं टू द स्मॉलर पीसेज विदाउट चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। जैसे कि अब च्यूइंग करवाते हैं, किसके थ्रू बेटा, दांतों के थ्रू करवाते हैं। मिक्सिंग कराते हैं खुराक की, चर्निंग कराते हैं जो कि स्टोमिक के अंदर हो रहा है, ठीक है, और ग्राइंडिंग करवाते हैं, ये भी ओरल कैविटी में आपके मोलर और प्री मोलर टीथ करवा रहे हैं। तो च्यूइंग, मिक्सिंग, चर्निंग और ग्राइंडिंग, दीज आर मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है बाइल। अब देखिए बाइल हमारे पास कैसे मैकेनिकल डाइजेशन करवाता है। आपने याद रखना है बेटा कि बाइल के अंदर कोई भी इंजाइमेटिक सेक्रीशंस प्रेजेंट नहीं होती। बाइल बेटा हमारे पास इसमें बाइल साल्ट्स होते हैं, जिनका काम होता है एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल को कन्वर्ट करवा देना किसके अंदर, छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है। इसमें छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनते हैं। अब देखिए जब आपने एक छोटे से ग्लोब्यूल मतलब कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो इससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन।
तो बाइल का काम होता है बाइल साल्ट के थ्रू इमल्सिफिकेशन करवाना, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को कन्वर्ट करवाना इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और लाइपेज जो इंजाइम है आसानी के साथ उन लिपिड ड्रॉपलेट्स को डाइजेस्ट कर सके। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास केमिकल डाइजेशन है, जिसमें हमारे पास केमिकल्स के थ्रू आप डाइजेशन करवाते हैं, केमिकल नेचर या केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, इसमें आप एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं केमिकल डाइजेशन में, कुछ साल्ट्स हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है और इंजाइम्स हैं जो चीज़ों की ब्रेक डाउन करवाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल डाइजेशन एंड द केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगर हम कंपोजिशन ऑफ वॉल ऑफ जीआईटी की बात करें, मतलब आप एसोफिगस से स्टार्ट लें और एनएस तक चले जाएं, अगर आप उसकी कैविटी मतलब कि वॉल ऑफ जीआईटी को स्टडी करते हैं, उसकी हिस्टोलॉजी को पढ़ते हैं, तो आपको 4 लेयर्स नजर आती हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है कि देखें दिस इज अ जीआईटी ट्रैक, दिस इज अ जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है बेटा, और इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की वॉल को आप देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी तरह के लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इसकी वॉल को देखना चाहते हैं कि अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको कितनी लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, इस वॉल ऑफ जीआईटी को क्रॉस करने में, ठीक है। तो 4 लेयर्स हैं बेटा, देखिए हम उनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास है सिरोजा, ठीक है। तो सिरोजा हमारे पास, इसे एडवेंटिशिया का नाम भी देते हैं बेटा, ठीक है। एडवेंटिशिया भी कहलाता है, सिरोजा भी कहलाता है। आउटर मोस्ट है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है बेटा हमारे पास वॉल ऑफ जीआईटी की, वेरी थिन है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, ठीक है। और ये देखें ये हमारे पास डायग्राम है, तो देखिए अगर हम वॉल ऑफ जीआईटी देखें, ये उसके जीआईटी का ल्यूमेन है, अगर आप एसोफिगस को काट लें तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा क्रॉस सेक्शनली कि ये उसका ल्यूमेन है, ठीक है। ल्यूमेन के बाद बेटा देखें ये उसका सिरोजा है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसकी, दिस इज द सिरोजा, दिस इज द सिरोजा। अब सिरोजा के अंदर बेटा क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, थिन लेयर होती है। लास्ट में बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती है मस्कुलैरिस। अब मस्कुलैरिस जो लेयर है वो सिरोजा के बाहर है, मतलब सिरोजा के अंदर की तरफ, इनर साइड टू द सिरोजा, सिरोजा के बाद आपको मस्कुलैरिस लेयर नजर आएगी। मस्कुलैरिस लेयर के अंदर बेटा आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं और इनर सर्कुलर होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। अभी हम जनरल मतलब के कंपोजिशन ऑफ वॉल ऑफ जीआईटी स्टडी कर रहे हैं किसी भी बॉडी पार्ट की, ठीक है। तो बेटा आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे और इनर कौन से होंगे, सर्कुलर। अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर यही आप वॉल ऑफ स्टोमिक की बात करेंगे तो वहां मस्कुलैरिस लेयर के अंदर एडिशनली इनर लेयर ऑफ ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल भी होंगे, इनर सर्कुलर भी होंगे, और इनर मोस्ट क्या होंगे बेटा, ओब्लिक मसल्स होंगे, क्योंकि वो चर्निंग करवाते हैं। आज तो देखिए हमारे पास दिस इज द थर्ड इनर मोस्ट लेयर, पहले सिरोजा थी, फिर हमारे पास मस्कुलैरिस लेयर आ गई, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। और अगर आप यही बात स्टोमिक की बात करेंगे तो स्टोमिक के अंदर ओब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, ये हमने मस्कुलैरिस लेयर को देख लिए। नेक्स्ट है सब मिकोजा। सब मिकोजा में बेटा देखें क्या क्या चीजें होती है, दिस इज द सेकंड इनर मोस्ट लेयर, कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व, मोस्टली इसमें लिम्फेटिक्स, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं। और लास्ट में बेटा हमारे पास है मिकोजा, ठीक है। अब मिकोजा की बात करें, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, इसके बाद कैविटी आ जाती है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ये ग्लैंडुलर लेयर होती है, डिफरेंट तरह के सेक्रेशंस प्रोड्यूस करती है। तो कैविटी को जो हमारे पास कैविटी सराउंड कर रही है लेयर, दिस इज द एक्चुअली मिकोजा, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी। और ये हमारे पास लास्ट में क्या ल्यूमिन है, ये हम बात कर चुके हैं। तो आपने देखा कि आपके पास 4 लेयर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिरोजा है, फिर उसके बाद मस्कुलैरिस लेयर है, फिर सब मिकोजा, फिर मिकोजा, और फिर आपके पास क्या आ जाता है, ल्यूमिन आ जाता है। नेक्स्ट बेटा अगर हम ओरल कैविटी की बात करें, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर जीआईटी। तो अब देखिए दिस इज द ऑर्गन, ओरल कैविटी इज नोन एज द माउथ, ओरल कैविटी को माउथ या बक्कल कैविटी का नाम भी देते हैं। ये एक कम्प्लेक्स है बेटा किसका, डिफरेंट ऑर्गन्स का, ठीक है, जिसमें टिश्यूज प्रेजेंट हैं, बोन्स और मसल्स हैं। अब इसमें बेटा होता है क्या, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड द सलेवरी ग्लैंड्स, ओरल कैविटी के अंदर ऑर्गन्स और सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लिप्स की, ठीक है, अब देखिए हमारा ओपन ओरल कैविटी ओपन होते थ्रू द लिप्स, ये ओपनिंग ऑफ माउथ बनाते हैं। टीथ की बात करें तो टीथ का काम क्या होता है, हेल्प इन ग्राइंडिंग, ठीक है। और ये टीथ बेटा 30 एडल्ट जो आपके पास टीथ होते हैं, ये परमानेंट टीथ होती हैं, वो 632 होते हैं, 16 अपर जा के अंदर और 16 लोअर जा के अंदर, ठीक है। अब 8 इंसाइजर्स होते हैं, 4 नीचे इंसाइजर होंगे, 4 ऊपर होंगे, ठीक है। 4 कैनाइंस होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर। इसी तरह 8 प्री मोलर्स होते हैं, 4 अपर जा के अंदर और 4 लोअर जा के अंदर, ठीक है। और 12 आपके पास मोलर्स होते हैं, 6 नीचे और 6 ऊपर, क्लियर है। तो अपर जा के अंदर भी 6 मोलर्स होंगे, नीचे भी 6 मोलर्स होंगे, ठीक है। तो आपने याद रखने, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 32। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखने, जो टंग है ये क्या बनाती है, फ्लोर ऑफ माउथ को बनाती है। और इसके पास देखें जो पैपिला होते हैं, ठीक है, पैपिला हमारे पास क्या है, रफ प्रोजेक्शंस हैं, रफ प्रोजेक्शंस को पैपिला का नाम देते हैं। इसके अंदर आमतौर पर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्या मौजूद होते हैं, पैपिला के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के टेस्ट बर्ड्स होंगे। कौन कौन से होंगे, देखें स्वीट टेस्ट बर्ड्स होंगे, सोअर होंगे, बिटर होंगे,
साल्टी होंगे और आपके पास क्या होंगे, उमामाई। तो स्वीट, सोवर, बिटर, साल्टी और उमामाई को एपिटाइजिंग टेस्ट का नाम भी देते हैं, कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और आपके मुंह में पानी आ जाता है, उसका टेस्ट फील होने लगता है, दिस इज उमामाई टेस्ट। तो स्वीट, सोवर, बिटर, साल्टी एंड उमामाई, ये हमारे पास 5 टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन द पेपिलाई। नेक्स्ट बेटा हमारे पास चीक्स की बात करें तो चीक्स किसको बनाते हैं, वॉल ऑफ माउथ को बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पैलेट है, ठीक है। अब पैलेट दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, ठीक है। तो ये बनाते हैं रूफ ऑफ माउथ को। तो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट और दूसरा आपके पास के हार्ड पैलेट, ठीक है। बिल्कुल बेटा, इंटीरियरली हार्ड पैलेट होता है और उसके पीछे बेटा हमारे पास फेरेंक्स की तरफ क्या मौजूद होते हैं, सॉफ्ट पैलेट मौजूद होते हैं। सॉफ्ट पैलेट का काम होता है नेजल कैविटी को क्लोज करना। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, ये हमने टीथ की बात की तो टीथ बेटा हमारे पास दो तरह के हैं, एक आपके पास मिल्क टीथ है, दूसरा आपके पास कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ। बच्चों के अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें पहले जो टीथ अपेयर होते हैं उन्हें कहते हैं मिल्क टीथ, दीज आर नोन एज एक्चुअली मिल्क। अब मिल्क टीथ कितने होते हैं बेटा, मिल्क टीथ की जो तादाद दैट इज 20। टोटल कितने होते हैं बेटा मिल्क टीथ, 20 होंगे। 20 मिल्क टीथ बेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो बाद में बेटा गिर जाती हैं और फिर वो परमानेंट टीथ के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो मिल्क टीथ की जो तादाद है दैट इज 20। तो आपने देखना बेटा कि हमारे पास फार्मूला आपने कौन सा पुट करना है, दैट इज 2102। 2102 आपने पुट करना है, नीचे भी आपने 2102 लिखना है। अब देखिए पहले जो आपने टीथ प्रेजेंट करने होते हैं दैट आर नोन एज इंसाइजर्स, ठीक है। दूसरे बेटा आपके पास क्या होते हैं, कैनाइन्स होते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं प्रीमोलर्स और फिर आपके पास आ जाते हैं मोलर्स, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किसके कर देना है, ऊपर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपर जा के अंदर देखिए कितने बन जाएंगे, देखिए अपर जा के अंदर वो कह रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2, 4 इंसाइजर्स हैं। 2 × 1 2 कैनाइन्स हैं। 2 × 0 0 प्रीमोलर्स। मिल्क टीथ या बच्चों के अंदर प्रीमोलर्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और बेटा हमारे पास देखें इसमें फर्स्ट और सेकंड हमारे पास मोलर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2 × 2 मतलब कि हमारे पास अपर जार में 4 आपके पास मोलर्स हो जाएंगे। तो टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो अपर जा के अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 10। 10 हमारे पास टोटल क्या हो जाएंगे, टीथ हो जाएंगे। लोअर जा की बात करें तो लोअर भी बेटा देखें 2 × 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 4 आपके पास इंसाइजर्स हैं कि लोअर जाके, अपर पे भी 4 इंसाइजर, नीचे भी 4 इंसाइजर। ऊपर भी बेटा हमारे पास देखें 2 प्रीमोलर्स थे, नीचे भी आपके पास क्या हैं, 2 प्रीमोलर्स हैं। ऊपर भी जीरो सॉरी कैनाइंस की बात करें, ठीक है। तो बेटा ऊपर भी 2 हमारे पास कैनाइंस है, नीचे भी 2 कैनाइंस है। प्री मोलर्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ऊपर भी 4 मोलर्स है, नीचे भी क्या है, 4 मोलर्स। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे लोअर जा के अंदर, 10। तो टोटल अगर आप तादाद करेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, आपके पास 20 हो जाएगी, ठीक है। तो अपर जा के अंदर भी 10 मिल्क टीथ होते हैं, नीचे भी। फार्मूला आपने याद रखना है, फार्मूला मैं दोबारा बता रहा हूँ, दैट इज 2 1, ठीक है। ये आपने फार्मूला याद रखना है 2102। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं बेटा। पहले जो टीथ होते हैं वो इंसाइजर्स होते हैं, दूसरे कैनाइन्स होते हैं, फिर प्री मोलर्स और फिर आपके पास मोलर्स। तो ऊपर भी आपने 2102 लिखना है, ठीक है। और नीचे भी आपने 2102 लिखना है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर भी और नीचे भी किसके साथ, 2 के साथ। तो ये आपके पास मिल्क टीथ की तादाद आ जाएगी। क्लियर है बेटा ये बात। अब देखें नेक्स्ट बेटा हमारे पास है परमानेंट टीथ। अब परमानेंट टीथ कितने होते हैं बेटा, ये होते हैं 32। कितने होंगे, दीज आर द 32 परमानेंट टीथ आपके पास 32 हैं। फार्मूला क्या बेटा इसका, फार्मूला इसका है बेटा 2 1। देखिए वैसे 2 1 है, फिर आपने 2 लिखना है जो कि प्रीमोलर्स हैं और फिर आपने 3 लिखना है। इसका मतलब इसमें देखिए 2 1 का मतलब कि इंसाइजर्स और कैनाइन्स तो सेम है, नीचे भी 2 1 आ गया, फिर आपके पास 2 आ गया और फिर आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। और आपने इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। तो अब ये टोटल कितने हो जाएंगे, अपर जाके अंदर 16, लोअर जाके अंदर भी 16। अब आप इसमें देखें मिल्क टीथ के अंदर आपके पास प्रीमोलर जो थे ये अब्सेंट थे। परमानेंट टीथ के अंदर बेटा हमारे पास जो प्री मोलर्स हैं ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 × 2 का मतलब है कि 4 आपके पास प्री मोलर्स हमारे पास अपर जा में होंगे और 4 ही किस में होंगे, लोअर जा के अंदर, ठीक है। अब वहां बेटा 2 मोलर्स थे, मतलब कि 4 मोलर्स थे, फर्स्ट और सेकंड। हमने मल्टीप्लाई 2 किया तो 4 ऊपर 4 नीचे मोलर्स। अब इसमें 3 हो जाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मोलर, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये आपके पास कहलाता है, हमारे पास सपोज करें दिस इज द फर्स्ट मोलर, दिस इज द सेकंड मोलर, ठीक है। बच्चों में यही होते हैं, ठीक है, 2 इधर और 2 इधर, टोटल 4 लोअर जा के अंदर हो गए। अब इसमें बेटा जब परमानेंट टीथ आते हैं तो इसके अंदर थर्ड भी हमारे पास मोलर क्या हो जाता है, डिवेल्प हो जाता है। और ये जो थर्ड मोलर होता है बेटा, ये हमारे पास एमसीक्यूज है। थर्ड मोलर को बेटा आप क्या नाम देते हैं, थर्ड मोलर को आप नाम देते हैं विजडम टूथ का। क्या नाम देते हैं, ये एमसीक्यूज है बेटा कि हमारे पास जो थर्ड आपके पास होगा मोलर, दिस इज नोन एज विजडम टूथ, दिस इज नोन एज विजडम टूथ। थर्ड मोलर को बेटा
एडल्ट्स के अंदर विजडम टूथ का नाम देते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें इसके अंदर 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया 32। अपर जा के अंदर भी 16 होंगे, लोअर जा के अंदर भी 16 होंगे। देखें 3 और 3, 3 मतलब फर्स्ट मोलर सेकंड थर्ड, 3 ये मोलर और 3 ये, टोटल 6 हो गए। ठीक है, किसके अंदर? लोअर जा के अंदर। ठीक है, और अपर जा के अंदर भी 6 होंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। अच्छा बेटा हमारे पास अगर प्री मोलर्स की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट मोलर, दिस इज द सेकंड प्री मोलर, दोनों प्री मोलर्स हैं। दिस इज द फर्स्ट प्री मोलर, दिस इज द सेकंड। तो 2 और 2 4, 4 नीचे जा के अंदर और 4 अपर जा के अंदर। ठीक है, टोटल 8 हो गए। फिर कैनाइंस की बात करें तो हमने कहा था कि कैनाइन देखें, एक कैनाइन ये प्रेजेंट, दूसरा ये, तो लोअर जा के अंदर बेटा हमारे पास 2 कैनाइंस हैं। ठीक है, इसी तरह 2 कैनाइंस ऊपर भी प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा अगर हम बात करते हैं बेटा किसकी? इंसाइजर्स की, तो दिस 1 2 3 एंड 4। देखें लोअर जा के अंदर भी 4 इंसाइजर्स है, अपर जा के अंदर भी क्या होंगे? 4 इंसाइजर्स होंगे। तो टोटल आपके पास अपर और लोअर जा के अंदर हो जाते हैं 32। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अब टाइप्स ऑफ टीथ की बात करते हैं बेटा। तो आपके पास सबसे पहले हमने कहा था कि इंसाइजर्स हैं। इंसाइजर्स बेटा जो हमारे पास हैं इनका काम क्या होता है? इंसाइजर्स बेटा हमारे पास फ्रंट मोस्ट टीथ हैं, सामने वाले, और इनका काम होता है ये हेल्प करते हैं टू बाइट द फूड। ठीक है, बाइट इनटू द फूड, टुकड़ों का जो जंक लेते हैं ना, खुराक जो हम बाइट ले रहे हैं वो किसकी मदद से ले रहे हैं बेटा? इंसाइजर। तो बाइटिंग किसका काम है? इंसाइजर का। फिर कैनाइंस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा कैनाइंस क्या होते हैं? पॉइंटेड टीथ होते हैं, नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? टेयरिंग करना। ठीक है, टेयरिंग करना किसकी बेटा? हमारे पास टफर फूड्स की। जैसे कि आप गोश्त खाते हैं तो आप कैसे मतलब उसको उसको टेयर करेंगे? जिस तरह हमारे पास मतलब शेर के कैनाइंस बहुत मजबूत होते हैं, वो बेसिकली खुराक को क्या करता है बेटा? अपने मीट को टेयर करता है। तो टेयरिंग काम जो है बेटा वो किसका है? कैनाइंस का है। फिर बेटा अगर हम बात करते हैं प्रीमोलर्स की, तो बेटा हमारे पास जो प्री मोलर्स हैं, ठीक है, ये फ्लैटर टीथ हैं, और इनका काम होता है ग्राइंडिंग करवाना और मैश करना फूड को फॉर द डाइजेशन। तो हमारे पास जो ग्राइंडिंग करवा रहे हैं कौन करवा रहे हैं? प्री मोलर्स। फिर बेटा हमारे पास आ जाते हैं मोलर्स। मोलर्स क्या होते हैं? ये भी स्लाइटली लार्जर होते हैं और ज़्यादा हमारे पास फ्लैट होते हैं एज कम्पेयर टू प्री मोलर, और इनका पर्पस भी क्या होता है? ग्राइंडिंग करवाना। फिर मैंने अभी बताया था विजडम टूथ। विजडम टूथ बेटा हमारे पास थर्ड मोलर का नाम है। किसका नाम है? थर्ड मोलर का। अवर विजडम टूथ आर एक्चुअली मोलर्स एंड कैन बी ट्रबल सम एज दे ग्रो, जैसे बड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं विजडम टूथ। ठीक है, अक्सर बेटा सबसे जो पहले मतलब कि मतलब कि अगर क्या लें कीड़ा लगता है, दांत खराब होते हैं, तो वो हमारे पास विजडम टूथ के अंदर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी कि आपके पास कैनाइंस हैं जिनका काम क्या? टेयरिंग करवाना, इंसाइजर्स हैं जिसके काम है बाइटिंग करवाना, मोलर्स और प्री मोलर्स का काम क्या बेटा? ग्राइंडिंग करवाना, और थर्ड विजडम जो थर्ड मोलर टीथ है दैट इज नोन एज विजडम टीथ। क्लियर है बेटा ये बात? नेक्स्ट बेटा हमारे पास फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी की बात करें तो देखें सिलेक्शन ऑफ फूड किसका काम है? ओरल कैविटी का। ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन किसका काम है? ओरल कैविटी का। लुब्रिकेशन किसका काम है? ओरल कैविटी का। डाइजेशन किसका काम है? ओरल कैविटी का। अब बेटा आपने याद रखना है कि इसका जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो ऐसे सीक्वेंस के अंदर आता है, तो सीक्वेंस के अंदर बताएं कि एक्चुअली हमारे पास फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो इसका काम है बेटा, पहला जो इसका काम है दैट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। फूड को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसका दूसरा जो काम है बेटा दैट इज ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन, ये इसका दूसरा काम है। तीसरा जो इसका काम होगा बेटा दैट इज लुब्रिकेशन। ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन के बाद इसका काम होगा लुब्रिकेट करना, और चौथा काम है बेटा उसको क्या करना? डाइजेस्ट करना। तो इसी तरतीब के साथ आपने इसके काम याद रखने हैं। सिलेक्शन ऑफ फूड, ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन, लुब्रिकेशन एंड द डाइजेशन। अब देखिए बेटा हमारे पास सिलेक्शन ऑफ फूड किसके थ्रू होती है? थ्रू द सेंसेस एसोसिएटेड विद ओरल कैविटी। अब देखिए एक तो टंग बीइंग मस्कुलर ऑर्गन हेल्प करती है इन द सिलेक्शन ऑफ द फूड थ्रू द टेस्ट बर्ड्स, लेकिन इसके अलावा हम कुछ सेंसेस को भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप साइट को इस्तेमाल करते हैं आइज़ के थ्रू, आप देखते हैं खुराक को, स्मेल करते हैं नोज़ के थ्रू, टेस्ट करते हैं टेस्ट बर्ड्स के थ्रू, टच किसके थ्रू करते हैं बेटा? टीथ के थ्रू, टंग के थ्रू, पैलेट और चीक्स के थ्रू। तो थ्रू द सेंसेस आप सिलेक्शन करें खुराक की। और आपकी जो टंग एक मस्कुलर आर्गन है जिसके अंदर स्केलेटल मसल्स हैं, इसकी पैपिला के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं विच हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ फूड थ्रू द टेस्ट। क्लियर है ये बात? और आपने अगर सपोज करें कि आपको कोई डल्ट या आपके पास कोई भी सैंड या कोई भी आपको बोनी पार्टिकल महसूस होता है खुराक के अंदर, तो आपके ओरल कैविटी उसको क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन है। ग्राइंडिंग या मास्टिकेशन एक ही चीज का नाम है। कौन करवाते हैं? मतलब कन्वर्टिंग करना। ठीक है, लार्ज फूड को इनटू द स्मॉलर पार्ट्स। और मैंने अभी बताया था कि ग्राइंडिंग या मास्टिकेशन किसका काम है बेटा? प्री मोलर्स और मोलर्स का। ठीक है, तो बेटा ग्राइंडिंग या मास्टिकेशन कौन करवा रहे हैं? मोलर्स और प्री मोलर्स करवा रहे हैं। इससे क्या हो जाता है बेटा? जब छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ बेटा हमारे पास स्मॉल साइज हो जाते हैं बेटा हमारे पास चीज़ें, जिससे बेटा एसोफिगस में से उसकी जो मूवमेंट है, जो उसकी पैसेज है, वो क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी खुराक की।
नेक्स्ट बेटा लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेशन वाटर और म्यूकस का काम है। किसका काम है? वाटर और म्यूकस का काम है लुब्रिकेट करना। डाइजेशन किसका काम है बेटा? डाइजेशन दो तरह की ओरल कैविटी के अंदर होती है, एक आपके पास होती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन तो ग्राइंडिंग और मास्टिकेशन है जो कि मोलर्स और प्री मोलर टीथ करवा रहे हैं, लेकिन जो केमिकल डाइजेशन है जिसमें बेटा आप स्टार्च या हमारे पास ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन करवाते हैं थ्रू द सलेवरी एमाइलेज, तो इस तरह हमारे पास सलेवरी एमाइलेज के थ्रू केमिकल डाइजेशन भी हो रही है ओरल कैविटी में, और टीथ के थ्रू बेटा मोलर्स और प्री मोलर टीथ के थ्रू आमतौर पर हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन भी चल रही होती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सलेवरी ग्लैंड्स हैं। तो देखिए बेटा अगर हम सलेवरी ग्लैंड्स की बात करें तो थ्री पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स हैं, मतलब टोटल सिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब लिंगुअल हमारे पास सलेवरी ग्लैंड है, दो बेटा प्रेजेंट होंगे बिलो द टंग, मतलब पेयर की फॉर्म में होंगे, वन पेयर ऑफ सब लिंगुअल ग्लैंड। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर और म्यूसिन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास लोकेशन है किसकी? सबलिंगुअल ग्लैंड की। तो एक साइड पर आपको एक नजर आ रहा है, ठीक है, दूसरी साइड पर दूसरा होगा, तो ये हमारे पास दो सबलिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बिलो द टंग। नेक्स्ट हमारे पास सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, ये भी दो होते हैं, एक पेयर होता है। ये कहाँ प्रेजेंट है? देखें ये बेटा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब देखिए बिहाइंड द जा, जा के बिल्कुल बिहाइंड प्रेजेंट है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये वाटर भी प्रोड्यूस करेंगे, म्यूसिन भी, और सलेवरी अमाइलेज जिससे डायलिन का नाम देते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर बेटा हमारे पास अमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं, तीनों चीजें वाटर म्यूसिन एंड अमाइलेज। अब देखिए ये हमारे पास सबलिंग मैंडिबुलर ग्लैंड्स। अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड्स की बात करें तो ये बेटा इन द फ्रंट ऑफ एयर्स, ये AIRS लिखा हुआ है, तो आपने याद रखना AIRS नहीं है, ठीक है, ये गलती है, करेक्शन कर लें, दिस इज एयर्स, जो आपके बेटा सेंसरी हेयरिंग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एयर्स कहलाते हैं। तो बेटा पैरोटिड इन द फ्रंट ऑफ एयर्स प्रेजेंट है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर और अमाइलेज प्रोड्यूस करते हैं। तो आप कैसे याद रखते हैं? तो सब लिंग देखिए वाटर तो हर जगह है, वाटर बेटा सब लिंगुअल के अंदर भी है, वाटर बेटा आपके पास सब मैक्सिलरी के अंदर भी है, और वाटर आपके पास पैरोटिड में भी है। अब देखिए हमारे पास पहला जो सबलिंगुअल इसमें जस्ट म्यूसिन होगा, और लास्ट वाले में याद रखें जस्ट इसमें अमाइलेज होगा, ऊपर म्यूसिन नीचे अमाइलेज, दरमियान वाले में सब होंगे, म्यूसिन भी होगा और अमाइलेज भी होगा। तो इस तरह से आप इसे आसानी के साथ याद कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है बेटा इन द फ्रंट ऑफ एयर्स यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट बेटा अगर हमारे पास बात करें कि सब लिंगुअल सब मैक्सिलरी और स्पैरोटिड ये तीनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं? सलाइवा, जो कि एक डाइजेस्टिव जूस है। नेक्स्ट अगर कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा की बात करें बेटा तो इसमें वाटर और म्यूकस है, म्यूसिन जो कि एक प्रोटीओग्लाइकेन है, ये क्या करती है बेटा? प्रोवाइड करती है एक्वस मीडियम और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है बेटा खुराक को। तो वाटर और म्यूकस का काम है बेटा खुराक को क्या करना बेटा? लुब्रिकेट करना। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट आइंस हैं या क्लोराइड आइंस हैं। अब इनका प्राइमरी फंक्शन होता है बेटा मेंटेन करना पीएच को। किसको मेंटेन करना? पीएच को। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट्स और साल्ट्स प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर, इनका काम क्या है? जब हमारे पास फ्रेश सलाइवा होता है ना, फ्रेश सलाइवा, उसकी पीएच बेटा आपके पास होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है उसकी पीएच। ये बेटा हमारे पास पीएच है फ्रेश सलाइवा की। जैसे बेटा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड लूज करता है, तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एसिडिक होती है। तो पीएच बेटा रिड्यूस हो जाती है, 8 से क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब ये 6 होती क्यों है? क्योंकि सलेवरी अमाइलेज का जो ऑप्टिमम हमारे पास पीएच है वो भी क्या हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6.8 है, ठीक है। तो इस तरह से आप फैटल के अंदर लिखा हुआ 6 to 7 पीएच को मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास फ्रेश सलाइवा की पीएच 8 होती है। क्विकली बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लूज करती है कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड लूज होगा तो पीएच 8 से क्या हो जाएगी बेटा? 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने बेटा याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा हमारे पास तो प्राइमरी फंक्शन तो हो गया इसका मेंटेन करना पीएच को। सेकेंडरी फंक्शन क्या बेटा? एंटीसेप्टिक। तो बेटा हमारे पास जो जितने भी सोडियम बाइकार्बोनेट्स या साल्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एंटीसेप्टिक रोल परफॉर्म करते हैं ओरल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम भी बेटा प्रेजेंट है। कौन सा बेटा प्रेजेंट है? दैट इज सलेवरी अमाइलेज, जिससे आप टायलिन का नाम देते हैं। तो सलेवरी अमाइलेज या टायलिन इसका काम क्या? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवाना। कौन से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं? स्टार्च और ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट करवाता है हमारे पास माल्टोज और एसोमाल्टोज के अंदर। तो आप याद रखें बेटा कि माल्टोज आपके पास एक डाइसेक्राइड है, माल्टोज इज द डाइसेक्राइड। तो 4 से 5% कार्बोहाइड्रेट्स की यहाँ डाइजेशन हो रही है, पार्शियल डाइजेशन है क्योंकि यहाँ मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जब भी बेटा आप सलेवरी अमाइलेज को यूज करेंगे तो स्टार्च या ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? माल्टोज के अंदर, जो कि एक इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स की, तो जैसे कि हमारे पास लाइसोजाइम्स हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज जिसका नाम है, इनका काम क्या बेटा? जर्म्स को किल करना, पैथोजेंस को किल करना। तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास मैकेनिज्म स्वेलिंग है कि अब स्वेलिंग का क्या काम है। देखें हमारे पास आपने याद रखना है
कि जो चीज़ बेटा आपने ओरल कैविटी में बनाई है दैट इज पार्शली डाइजेस्टेड स्लिमी फूड मैस, ठीक है, वो क्या है, पार्शली डाइजेस्टेड है, स्लिमी फूड मैस है। अब आपकी टंग क्या करेगी, उसे रोल्ड करेगी, ठीक है, इनटू द ओवल लंप, और जिसे आप क्या नाम देंगे, बोलस का नाम देंगे। मतलब कि हमारे पास ओरल कैविटी में जो चीज़ बनी है दैट इज नोन एज बोलस, और वो पार्शली डाइजेस्टेड स्लिमी फूड मैस है दैट इज रोल्ड अप इनटू द ओवल स्मॉल लंप बाय द टंग। अब देखिए बेटा, हमारे पास देखिए तीन फेजेस होती हैं स्वेलमिंग के अंदर। एक बेटा आपके पास है ओरल फेज। ओरल फेज का मतलब क्या है कि हमारे पास बोलस ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी बेटा फ्रेंजियल फेज, फेरिंक्स के अंदर पहुंच जाते हैं। और तीसरी बेटा आपके पास है एसोफेजियल फेज, कि वो एसोफिगस के अंदर पहुंच जाते हैं। आपने याद रखना बेटा, पहली जो फेज है दिस इज वॉलेंट्री, दिस इज वॉलेंट्री, दिस इज अवर कंट्रोल। जब बेटा हमारे पास बोलस प्रेजेंट होता है, किसके अंदर बेटा प्रेजेंट होगा, बोलस प्रेजेंट होगा हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर। तो आपने याद रखना है ओरल कैविटी के अंदर बेटा हमारे पास ये प्रोसेस क्या हो जाता है, वॉलेंट्री हो जाते हैं। अगर फ्रेंजियल फेज या एसोफेजियल फेज की बात करें तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो प्रोसेस है वो इनवॉलेंट्री, वो हमारे इख्तियार के अंदर नहीं है, ठीक है। ये एमसीक्यू से आपने याद रखने हैं कि पहली जो फेज है बेटा दैट इज वॉलेंट्री। फ्रेंचियल और एसोफेजियल जो फेज है बेटा स्वेलिंग के अंदर दिस इज द इनवॉलेंट्री। क्लियर है बेटा ये बात, तो ये चीजें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, हमने बात कर ली है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन एक्चुअली स्वेलिंग को डीग्लूटिनेशन का नाम देते हैं। और इसमें होता क्या बेटा कि हमारे पास स्वेलिंग मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बोलस फ्रॉम माउथ टू द स्टोमिक, ठीक है। टाइम कितना चाहिए बेटा, 4 to 8 सेकंड। कि अगर आप बेटा देखें ओरल कैविटी से बेटा बोलस को ले जाते हैं स्टोमिक तक थ्रू द एसोफिगस एंड द फेरिंग्स, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्वेलिंग और द डीग्लूटिनेशन। और टाइम कितना लगता है बेटा ओरल कैविटी से स्टोमिक तक जाने के लिए, 4 से 8 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखिए स्वेलमिंग का प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपने डायग्राम के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये देखें, ये आपके पास टंग है, अभी ये टंग पड़ी हुई है और टंग के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, बोलस, दिस इज एक्चुअली द बोलस। तो टंग के ऊपर बेटा बोलस प्रेजेंट है, ठीक है। अब होगा क्या, अभी ये एयर जा रही है, अभी स्वेलमिंग नहीं हो रही। तो जब स्वेलमिंग नहीं होती तो एयर जाती है, जब स्वेलमिंग हो जाती है तो एयर के जाना क्लोज हो जाता है। तो देखें अभी एपिग्लोटस बेटा ये प्रेजेंट है, दिस इज एपिग्लोटस, दिस इज एपिग्लोटस। और एपिग्लोटस के ने वो अब वर्टिकल पोजीशन के अंदर है, तो हमारे पास ग्लोटस ओपनिंग है, लैरिंग्स ओपन है, तो ट्रेके के अंदर अब एयर को लेकर जा रहे हैं। अब होगा क्या, दिस इज अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, देखें दिस इज अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर, नीचे लोअर होते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। अब बेटा हमारे पास हुआ क्या है कि हमारे पास जो टंग थी उसने अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट किया, पहले ऐसे थी, अब उसने अपवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट टंग किया। तो जो सॉफ्ट पहले प्रेजेंट था पीछे, अब उसने क्या कर लिया, एक तो बेटा सॉफ्ट पहले ने नेजल के ओपनिंग को इनक्लोज कर दिया है, क्लोज करने के बाद एयर अब देखें वापस जा रही है, वो अंदर इंटर नहीं हो पा रही, तो सॉफ्ट पैलेट ब्लॉक कर रहे हैं नेजल कैविटी को। ये पहला काम हो गया ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टंग। और दूसरा उसने क्या किया बेटा, बोलस को फेंक दिया बेटा, कहाँ बेटा, इनटू द फेरिंग्स, किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर फेंक दिया। तो अब फेरिंग्स के अंदर चला गया तो इन्वॉलंटरी बन गया। और आपने दूसरी चीज याद रखनी है, जब टंग टंग मूव करती अपवर्ड एंड बैकवर्ड, तो नीचे देखें ये क्या मौजूद है, दिस इज द एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस बेटा मोर और लेस हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर आ चुके हैं, जिसकी वजह से उसने देखें इस ट्रे के या लैरिंक्स की ओपनिंग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है, और डाइवर्ट कर दिया बेटा फूड मैस को या बोलस को इनटू द एसोफिगस। क्लियर है बेटा ये बात। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें, जब ये हमारे पास स्वेलमिंग हो जाती है, बोलस नीचे चला जाता है, तो एपिग्लोटिस दोबारा वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है बेटा देखें। और ये जो नेजल हमारे जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या कर देते हैं, नेजल ओपनिंग को ओपन कर देते हैं, जिससे हमारे पास एयर का इनटेक आसानी के साथ हो जाता है। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द स्वेलमिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ स्वेलमिंग क्या बेटा, सबसे पहले मूवमेंट ऑफ टंग होगी अपवर्ड और बैकवर्ड, ये पुश करेगी फूड को फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द लैरिंक्स और द फेरिंग्स, ठीक है। ये बेटा लैरिंक्स लिखा हुआ है, आपने इसे लैरिंक्स नहीं लिखना बेटा, जिससे आपने लिखना है फेरिंग्स, ठीक है। तो समटाइम ये गलती हो जाती है, तो आपने बेटा याद रखना है दिस इज नॉट अ लैरिंग्स, ठीक है, दिस इज अ पुशिंग ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू द फेरिंग्स, ठीक है। तो आप खुराक को बेटा हमारे पास ओरल कैविटी से कहाँ फेंकते हैं बेटा, आप फेंकते हैं इसे फेरिंग्स के अंदर, दिस इज द फेरिंग्स, आपने याद रखना है दिस इज नॉट अ लैरिंग्स, ठीक है। तो दिस इज अ पुशिंग ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू द फेरिंग्स। अब नेक्स्ट क्या होता है, जब मूवमेंट होती है बेटा, तो सॉफ्ट पैलेट मूव करता है अपवर्ड, और क्या कर देता है बेटा, प्रिवेंशन करता है फूड की इनटू द नेजल कैविटी। तो मैंने कहा था नेजल कैविटी की ब्लॉकेज हो जाएगी। फिर क्या होगी, मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटस, एपिग्लोटस जो पहले वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल हो चुका है, तो ये प्रिवेंट कर रहा है बेटा फूड को इनटू द ट्रेके और डाइवर्ट कर रहे हैं इनटू द एसोफेगस। फिर मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स होती है अपवर्ड, स्लाइटली अपवर्ड होती है, इससे क्या हो जाता है, पुश मिलते हैं बेटा फूड को फ्रॉम लैरिंग्स टू द एसोफेगस, ठीक है। और बेटा हमारे पास ग्लोटस पार्शली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ग्लोटस इज द नेम ऑफ ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, जिसे बेटा एपिग्लोटिस गार्ड कर रहे हैं। क्लियर है। अब एसोफिगस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो ये देखें एसोफिगस इज द 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, जो एक्सटेंड कर रही है बेटा कहाँ से कहाँ, ठीक है। ये दोबारा से फेरिंग्स लैरिंग्स लिखा हुआ है, दिस इज द बेटा फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स से बेटा दिस इज नॉट अ लैरिंग्स, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है।
तो बेटा फेरिंक्स से लेकर स्टोमिक तक जो एक लंबी ट्यूब बेटा प्रेजेंट है, ठीक है, उससे आप क्या नाम देते हैं बेटा, दिस इज नोन एज एसोफेगस। कहाँ से कहाँ प्रेजेंट है ये आपने याद रखना है, कभी भी लैरिंक्स को टिक नहीं करना, क्योंकि लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया होती है, ठीक है। तो बेटा फेरिंक्स से स्टोमिक तक जो आपके पास ट्यूब प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज एसोफेगस, ठीक है। और यहाँ पर कोई डाइजेशन परफॉर्म नहीं होती। ओरल कैविटी के अंदर भी डाइजेशन होती है, स्टोमिक के अंदर भी और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी। दीज आर द थ्री मेन साइड्स ऑफ द डाइजेशन, ठीक है। लेकिन बेटा हमारे पास एसोफिगस के अंदर कोई नहीं होती। और इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, दैट इज 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। क्लियर है। तो देखिए बेटा हमारे पास फेरिंक्स से, ठीक है, फेरिंक्स जहाँ एंड होती है वहां से बेटा क्या स्टार्ट होती है, एसोफिगस, ठीक है। और कहाँ एंड होती है बेटा, स्टोमिक के अंदर। तो दिस इज एसोफिगस। एक इसका बेटा अपर एसोफिगल स्फिंक्टर होता है, अपर एसोफिगल स्फिंक्टर। और नीचे बेटा, और नीचे कौन सा होता है बेटा, दिस इज अ लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर। तो एक बेटा अपर एसोफिगल स्फिंक्टर है, दूसरा लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर है, जो खुराक को, ये फ्लो को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियर है। अब देखिए अपर एसोफेगल स्फिंक्टर और लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो हैं, ठीक है, ये जब ओपन होंगे तो खुराक आएगी, जब ये क्लोज होंगे तो खुराक मूव नहीं करेगी। अपर एसोफेगल स्फिंक्टर और लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर ओपन कब होते हैं, जब मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या बेटा, दिस इज द एक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखें ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वेव के नाम है, दिस इज अ वेव नेम ऑफ, ठीक है, सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन के। एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगी तो पीछे से बेटा हमारे पास ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, फिर रिलैक्सेशन होगी, जहां से बोलस ने गुजरना है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो इस तरह से बोलस मूव करेगा फ्रॉम एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन टू द एरिया ऑफ रिलैक्सेशन। तो ये जो वेव है बेटे, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सेशन वेव, दिस इज नोन एज पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो पेरिस्टालसिस क्या बेटा, एवरी पार्ट ऑफ द जीआईटी हैज इट्स ओन पेरिस्टालसिस। जहां भी बेटा ल्यूमेन के अंदर खुराक मूव कर रही है वो पेरिस्टालसिस के थ्रू हो रही है। अब ये दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ जीआईटी। तो इसी तरह जीआईटी की भी ये पेरिस्टालसिस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है, जिसके अंदर बेटा ये स्टार्ट कहां से कहां होती है बेटा, जीआईटी में फ्रॉम एसोफिगस टू द एनस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि पेरिस्टालसिस कहां स्टार्ट होगी, फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द एसोफिगस टू द एनस, सब में बेटा पेरिस्टालसिस है। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है बेटा, हमारे पास ये पेरिस्टालसिस अक्कर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एक अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्टिंग वेव होती है, दूसरी रिलैक्सेशन वेव होती है। तो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी एक कैरेक्टरिस्टिक वेव प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आप क्या नाम देते हैं, पेरिस्टालसिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो ये इनवॉलेंट्री होती है, अंडर द एक्शन ऑफ, ठीक है, ग्रेविटी होती है। जब हमारे पास एसोफिगस में खुराक फेरिंक्स में भी पहुंच जाए, फिर एसोफिगस में पहुंच जाए, तो हमारे पास जो पर्पस है या प्रोसेस है वो क्या हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। और दूसरा इसको असिस्ट करती है बेटा ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी भी की चीजों को नीचे खींचती है। नेक्स्ट बेटा देखें पेरिस्टालसिस की बात करें तो दिस इज अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स बिहाइंड द बोलस, ठीक है। बोलस के नीचे बेटा हमारे पास सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स इन द फ्रंट ऑफ द बोलस। देखिए बेटा हमारे पास आपने याद रखना है कि जब बेटा हमारे पास जो ये दिस इज अ बोलस, ये आपके पास बेटा बोलस है। बोलस के पीछे बेटा जो हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी। और फ्रंट ऑफ बोलस जो एरिया होगा वो क्या करेंगे, उसके स्मूथ सर्कुलर स्मूथ मसल्स की बात करें वो रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो जहां बोलस प्रेजेंट है उसके पीछे बेटा हमारे पास स्मूथ मसल्स जो है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन शो की हुई है, क्या शो की हुई है, कॉन्ट्रैक्शन। और नीचे बेटा बोलस के आगे फ्रंट पर बेटा हमारे पास जो आपके सर्कुलर स्मूथ मसल्स उन्होंने क्या शो की, रिलैक्सेशन। तो दिस इज अ नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, दिस इज अ वे नेम ऑफ वेव ऑफ, ठीक है, अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। पहले कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर रिलैक्सेशन होती है, तो हमारे पास बोलस मूव करता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है किसकी बेटा, सर्कुलर मसल्स की बिहाइंड द बोलस, ठीक है। और बेटा फॉलोड बाई कौन करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल इन द फ्रंट ऑफ द बोलस। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें कि कब जीआईटी ओपन होती है कब बंद होती है। तो नर्विंग ऑफ जीआईटी कब होगी, जब आपके पास सर्कुलर स्मूथ मसल्स क्या करें बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उस वक्त रिलैक्स करेंगे और सर्कुलर स्मूथ मसल्स को आपने याद रखने वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। और जब वाइटनिंग ऑफ जीआईटी है बेटा तो सर्कुलर स्मूथ मसल्स रिलैक्स करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज द पेरिस्टालसिस। अब देखिए पेरिस्टालसिस के थ्रू तो आप खुराक को लेकर जा रहे थे फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक एंड स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस। एंटी पेरिस्टालसिस क्या है, दिस इज अपोजिट टू द पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो एंटी पेरिस्टालसिस कब होती है बेटा हमारे पास, जब बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम फ्रॉम स्टोमक टू द माउथ। कि अगर बेटा हमारे पास स्टोमक से स्मॉल एसोफेगस और एसोफेगस से ओरल कैविटी और बाहर, तो ये अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को आप क्या नाम देंगे, एंटी पेरिस्टालसिस का नाम देंगे, जिसके नतीजे में क्या हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से खुराक कहाँ जाएगी, स्टोमक, स्टोमक से एसोफेगस और फिर माउथ, जिससे आप वोमिटिंग का नाम देंगे। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टोमक, स्टोमक से एसोफेगस, ठीक, और एसोफेगस से कहाँ जाएगी,
बाहर चली जाएगी। अब देखिए ये बेटा अपोजिट इन डायरेक्शन है फ्रॉम द पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस नीचे से ऊपर से नीचे आती है, ये नीचे से ऊपर जा रही है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इससे होगा क्या, जब भी एंटी पेरिस्टालसिस होगी वॉमिटिंग हो जाएगी, ये बात आपने याद रखनी है। और ये होती क्यों है बेटा पेरिस्टालसिस, एंटी पेरिस्टालसिस? एक तो बेटा इसमें आपने याद रखने हमारे पास मेल फंक्शनिंग ऑफ इंटेस्टाइन या स्टोमिक, कि अगर आप इंटेस्टाइन सही से काम नहीं कर रही, स्टोमिक सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, डिफरेंट डिजीजेस हो गई हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास सपोज करें गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब कि ड्यूरिन ये जो वाला पार्ट होता है बेटा, ये क्या हो जाता है, मतलब कि पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या हो जाता है बेटा, क्लोज हो जाता है, स्टोमिक से खुराक आगे नहीं जाती, तो क्या हो जाती है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये मेल फंक्शनिंग ऑफ इंटेस्टाइन या स्टोमिक की वजह से होती है। दूसरे बेटा इसमें आपने याद रखने हंगर पैंग्स। हंगर पैंग्स क्या होते हैं बेटा, वो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं। क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, जब आपको भूख लगती है, जब आप में हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल के कम होने की वजह से बेटा आपकी जो जीआईटी है वो स्टिमुलेट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, और स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, जिससे आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल पेन होता है, जिससे आप नाम देते हैं हंगर पैंग्स का। और हंगर पैंग स्टार्ट कब होते हैं, 12 to 24 आवर्स आफ्टर द मील। तो जब आप खाना खाते हैं और 12 से 24 घंटे गुजर जाते हैं, तो हर एक इंडिविजुअल के अंदर 12 से 24 घंटे के दरमियान हंगर पैंग स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास शेप एंड द लोकेशन ऑफ स्टोमिक है। ठीक है, अगर हमारे पास शेप की बात करें तो देखें ये एक एम्प्टी स्टोमिक है, इसकी शेप क्या, दिस इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, तो जब स्टोमिक एम्प्टी होती है तो इसकी शेप क्या होती है, जे शेप होती है। अब देखें हमारे पास प्रेजेंट क्या है, दिस इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ठीक है, कि एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पर डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके इंट्रेंस को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज इंट्रेंस, दिस इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। एसोफिगस से बेटा जो खुराक स्टोमिक कैविटी के अंदर आएगी वो कार्डियक स्फिंक्टर में से गुजर कर आएगी। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जो जहां से खुराक जाती है, मतलब खुराक जाने का मतलब है कि स्टोमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडिनम के अंदर जो खुराक जाएगी वो किसके अंदर थ्रू जाएगी, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। अच्छा नेक्स्ट बेटा लार्जेस्ट जिसका बॉडी पार्ट, लार्जेस्ट जो पार्ट होते हैं वो बॉडी पार्ट होते हैं, ये दरमियान वाला। ठीक है, और नेक्स्ट बेटा इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। देखिए बेटा ये वाला हमारे पास कार्डिय, एक तो इसका कार्डिक रीजन होते हैं, मतलब नियर टू द हार्ट ये जो रीजन होगा, दिस इज नोन एज कार्डिक रीजन, जहाँ कार्डिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज एसोफेगस एम्प्टी होती है इटसेल्फ इनटू द स्टोमिक थ्रू द कार्डिक स्फिंक्टर। जब कार्डिक स्फिंक्टर रिलैक्स होते हैं, ओपन होते हैं, तो एसोफेगस से खुराक कहाँ जाती है, कार्डिक रीजन के अंदर आ जाती है, स्टोमिक के अंदर आ जाती है। ठीक है, दिस इज अ कार्डिक रीजन। फिर बेटा आपके पास फंडस होते हैं। फंडस बेटा क्या, देखे कार्डिक रीजन के ऊपर एक जो कर्व्ड पोर्शन के अंदर बेटा जो पार्ट है स्टोमिक का, दिस इज नोन एज फंडस। ठीक है, तो दिस इज एक्सपेंडेड एरिया ओवर द कार्डिक स्फिंक्टर, के कार्डिक स्फिंक्टर से ऊपर की तरफ जो हमारे पास एक्सपेंडेड एरिया, दिस इज नोन एज अ फंडस। ठीक है, दिस ये जो मैंने अभी सर्कल किया, दिस इज नोन एज फंडस। नेक्स्ट बेटा हमारे पास बॉडी है। बॉडी बेटा हमारे पास सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट आपके जो हमारे पास है, दिस इज अ बॉडी। और लास्ट में बेटा पाइलोरस रीजन आ जाता है, जहां पाइलोरिक रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर जो प्रेजेंट है, दिस इज द नैरो एंड ऑफ द स्टोमिक। स्टोमिक का जो नैरो एंड है बेटा, दिस इज नोन एज पाइलोरस। पाइलोरस में बेटा हमारे पास ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है, जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो ड्यूडिनम में ओपन होते हैं ऑन द रिलैक्सेशन। ठीक है, ये बेटा हमारे पास नैरो एंड होते हैं बेटा स्टोमिक का, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, दिस इज अ पाइलोरिक एंट्रम या पाइलोरस। ठीक है, जिसमें बेटा हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। नेक्स्ट बेटा अगर हम लेयर्स ऑफ स्टोमिक वॉल की बात करें, ठीक है, कि हमारे पास स्टोमिक वॉल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ ली है हिस्टोलॉजी ऑफ जीआईटी के अंदर। तो सबसे पहले सिरोजा होगी, फिर आपके पास क्या होगी, मस्कुलरिस लेयर, फिर सब मिकोजा और फिर मिकोजा। ठीक है, तो ये चीजें आपने बेटा याद रखनी है। देखें सबसे पहले आउटर मोस्ट क्या बेटा, सिरोजा है, दिस इज अ सिरोजा। फिर बेटा मस्कुलरिस एक्सटर्ना है। ठीक है, मतलब मस्कुलरिस लेयर है। सबसे आउटर मोस्ट जो मसल्स हैं लॉन्गिट्यूनल है, फिर सर्कुलर हैं, फिर आपके पास क्या ओब्लिक हैं। तो लॉन्गिट्यूनल, सर्कुलर एंड ओब्लिक, एलसीओ से याद रखना है। लॉन्गिट्यूनल होंगे पहले आउटर, फिर सर्कुलर होंगे, फिर क्या होंगे, ओब्लिक होंगे। फिर आपके पास आ जाते हैं सब मिकोजा। ठीक है, दिस इज अ सब मिकोजा। और सब मिकोजा के बाद क्या है, मिकोजा। मिकोजा में एक तो सरफेस एपिथेलियम है, एक लैमिना प्रोप्रिया है। ठीक है, और फिर मस्कुलरिस मिकोजा है। इसके अंदर भी देखिए मसल्स की एक लेयर प्रेजेंट है, इसे मस्कुलरिस मिकोजा ही कहते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए हमारे पास चार लेयर्स हैं। एक आपके पास है सिरोजा, नंबर वन। देखें अगर इनर टू आउटर आएंगे तो मिकोजा है। ठीक है, जिसमें सरफेस एपिथेलियम है, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस मिकोजा है। फिर आपके पास सोम मिकोजा आ जाएगी, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना आ जाएगी, जिसमें ओब्लिक लेयर है जो कि इनर मोस्ट है, फिर उससे इनर उससे बैर सर्कुलर है, और फिर सबसे आउटर मोस्ट जो है दैट इज लॉन्गिट्यूनल लेयर। और लास्ट में बेटा आपके पास क्या आ जाते हैं, सिरोजा आ जाते हैं। अब देखें ग्लैंड्स ऑफ स्टोमिक की बात करें तो जो आपके पास सरफेस एपिथेलियम है, ठीक है, जो मिकोजा है, इसके अंदर बेटा आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो सिक्रीट करते हैं बेटा 400 से लेकर 800 ml ऑफ गैस्ट्रिक जूस को एट एवरी मील। हर खाने के बाद बेटा आपके स्टोमिक के अंदर 400 से लेकर 800 ml तक गैस्ट्रिक जूस क्या होगा बेटा, प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ये बात। अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पर आपने याद रखना है मिलियन ऑफ ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमिक वॉल के अंदर। कौन सी लेयर के अंदर बेटा, मिकोजल लेयर के अंदर।
अब देखिए कौन कौन से सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं, ठीक है, ये देखें इसके हमारे पास ये तो पाइटल सेल्स शो किए गए हैं एट द नेक ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, देखें गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो नेक होती है, इसकी नेक के ऊपर आमतौर पर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स का काम क्या होता है बेटा, म्यूकस को प्रोड्यूस करना, दीज आर नोन एज म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है, ये सेक्रेट करते हैं म्यूकस को, जो प्रोटेक्ट करती है स्टोमिक को फ्रॉम द एसिड्स। एसिड और पेप्सिन से बेटा प्रोटेक्ट कौन करता है बेटा, स्टोमिक की वाल को म्यूकस करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्राइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ठीक है, देखिए दीज आर द प्राइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, ये क्या करें, सेक्रीट कर रहे हैं बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को और इंट्रिंसिक फैक्टर को। अब इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, जिससे बेटा, और दूसरा HCl क्या करता है, प्रोटेक्ट और मेंटेन द पीएच, ठीक है, एक तो बेटा आपकी पीएच को मेंटेन करेगा 2 से 3, और दूसरा ये एंटीसेप्टिक है, HCl क्या है, एंटीसेप्टिक, आगे हम इसके डिटेल फंक्शन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा जैमोजिन सेल्स हैं, देखें दीज आर द जैमोजिन सेल्स, ठीक है, दीज आर द चीफ और जैमोजिन सेल्स, इनका काम क्या बेटा, ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजिन को, पेप्सिनोजिन इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, और जब ये एक्टिव होती है पेप्सिन तो ये डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को इनटू द पेप्टोन्स एंड द पॉलीपेप्टाइड्स। और बेटा जैमोजिन सेल्स इन्फेंट्स के अंदर बेटा प्रोरीनियन एक आपके पास हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, ये इंजाइम कह लें, जो इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, रीनन की, उसको डाइजेस्ट उसको सेक्रेट करते हैं। तो एक तो जैमोजिन सेल ये चीफ सेल से बेटा पेप्सिनोजिन आ रही है, दूसरा प्रोरीनिन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास प्रोरीनिन का काम होता है वैसे मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करना ना बच्चों के अंदर, और फिर इसके अलावा बेटा और भी सेल्स हैं, इंडोक्राइन सेल जिन्हें जी सेल्स कहते हैं, दैट प्रोड्यूस हिस्टामीन, सॉरी यहाँ हिस्टामीन लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज नॉट अ हिस्टामीन, दिस इज गैस्ट्रीन हार्मोन, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है। इंडोक्राइन सेल्स ये जो हमारे पास जी सेल्स हैं, ये हिस्टामीन प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि बेटा क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे गैस्ट्रीन, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, गैस्ट्रीन इज द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडोक्राइन सेल्स आर द जी सेल्स, ठीक है, तो ये हमारे पास हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है किस चीज़ को बेटा, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को या गैस्ट्रिक जूस को, दैट इज नोन एज गैस्ट्रीन। ये बेटा हिस्टामीन नहीं है, ठीक है, हिस्टामीन किस चीज़ को प्रोड्यूस, हिस्टामीन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स के पास, ठीक है। तो जो हमारे पास इंडोक्राइन सेल जी सेल्स, इसका काम है गैस्ट्रीन, और गैस्ट्रीन प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, हिस्टामीन प्रोड्यूस करवाता है, जिससे बेटा हमारे पास गैस्ट्रिक जूस जो है इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इंडोक्राइन सेल्स द जी सेल्स किस चीज को प्रोड्यूस करवा रहे हैं बेटा, गैस्ट्रीन को करवा रहे हैं, ठीक है, देखें दीज आर इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स या इंडोक्राइन सेल आर द जी सेल्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपने याद रखना है कि ये बेटा हमारे पास जो इंडोक्राइन सेल्स हैं गैस्ट्रीन हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहे हैं जो रेगुलेट करे गैस्ट्रिक जो सिक्रीशंस को, और लास्ट में इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हैं, कैसे, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामीन। हिस्टामीन भी एक्चुअली क्या करता है बेटा, ये प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रीन और हिस्टामीन दोनों का काम क्या बेटा, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को बढ़ाना। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है। देखिए जब बात है गैस्ट्रिक जूस की तो उसके अंदर 3 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक आपके पास म्यूकस सेल्स है, प्राइटल सेल है, और ज़ाइमोजेन आर द चीफ सेल। इसके अलावा किसी और की बात नहीं कर रही। हमारे पास जो जी सेल्स हैं दीज आर इंडोक्राइन सेल्स, वो इंडोक्राइन हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स हिस्टामीन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और हिस्टामीन बेटा इज नॉट अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो अगर एमसीक्यू आ जाए कि गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो आपने कहना है 3 सेल्स कर रहे हैं, म्यूकस सेल्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं जिन्हें आप गोबलेट सेल या नेक सेल्स का नाम दे सकते हैं, दूसरा बेटा आपके पास प्राइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, और तीसरा बेटा आपके पास है चीफ सेल्स और द ज़ाइमोजिन सेल्स। अब देखिए बेटा हमारे पास म्यूकस की बात करें तो जो म्यूकस है दिस इज अ विस्कस और अल्कलाइन म्यूकस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूकस सेल्स एट द नेक ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लुब्रिकेट, ठीक है, और हमारे पास म्यूकस करता है क्या, ये लुब्रिकेट करता है और प्रोटेक्ट करता है वॉल्स ऑफ स्टोमिक को, ठीक है, फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिडिक काइम एंड द पेप्सिन। तो आपने याद रखने बेटा कि हमारे पास जो म्यूकस है ये विस्कस है, अल्कलाइन इन नेचर है, और इसका काम क्या बेटा, लुब्रिकेट करना और प्रोटेक्ट करना स्टोमिक की वॉल को फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिडिक काइम एंड द पेप्सिन। अब एसिडिक काइम एसिडिक नेचर है इसके अंदर, ठीक है, पेप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, तो स्टोमिक की वॉल में भी तो प्रोटीन है, वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए बेटा म्यूकस क्या करता है बेटा, स्टोमिक की वॉल को लाइन करता है, जिससे बेटा पेप्सिन के इफेक्ट से वो बच जाती हैं, ये इसका काम है बेटा म्यूकस का। नेक्स्ट बेटा अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइटल सेल, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये HCl का काम है एक तो एसिडिक पीएच को मेंटेन करना, आपकी पीटीबी के अंदर लिखा हुआ है 2 से 3,
तो बेटा 2 से 3 बेटा हमारे पास जो पीएच है दिस इज मेंटेन्ड बाय HCl, क्योंकि ये वो पीएच है जिस पर आपका पेप्सिन काम करता है, ठीक है। और दूसरा काम बेटा HCl क्या करवाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करवाता है। क्या करवाएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है बेटा कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, जिससे बेटा पेप्टाइड बॉन्ड्स अंदर वाले एक्सपोज हो जाते हैं और पेप्सिन का उन पर अटैक करना आसान हो जाता है। मतलब सिंपली अल्फाज के अंदर अगर मैं कहूं कि HCl डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करवा के प्रोटीन की डाइजेशन को आसान कर देता है। दूसरा बेटा HCl का जो रोल है एंटीसेप्टिक भी है, किल करता है मैक्रोब्स को, ठीक है। मैक्रोब्स को किल करेगा, कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन जो आपकी जीएटी के अंदर आएगा स्टोमक के अंदर उसको किल कर देगा। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम ये बेटा कि ये पेप्सिनोजिन की जो पेप्सिनोजिन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन, इसके पास एक एडिशनल बेटा पेप्टाइड फ्रैगमेंट या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है या रेजिडुअल पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स होते हैं। तो HCl करवाते हैं उसकी क्लीवेज। जब उसकी क्लीवेज करवाएगा तो वो बेटा हमारे पास एक्स्ट्रा जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है वो टूट जाएगी और हमारे पास पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन के अंदर। क्लियर होगी ये बात। और दूसरा HCl क्या करता है बेटा, इनएक्टिवेट करता है स्लेवरी अमाइलेज को। स्लेवरी अमाइलेज कहां से आ रहा था, ओरल कैविटी से, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाता हुआ आ रहा था। तो जब ये स्टोमक के अंदर आएगा तो HCl क्या करेगा, उस स्लेवरी अमाइलेज को इनएक्टिवेट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर की, तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द पाइटल सेल्स इन द पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक रीजन के जो पाइटल सेल्स हैं मोस्टली वहां प्रेजेंट होते हैं पाइटल सेल्स, वो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। HCl भी पाइलोरिक मतलब पाइलोरिक रीजन में पाइटल सेल्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर भी बेटा हमारे पास पाइटल सेल्स ही प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करते हैं विटामिन B12 और इसको हेल्प मिलते हैं इन द ऑब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इलियम। तो अगर बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ ऑब्जॉर्ब नहीं होगा तो सॉरी बाइंड नहीं होगा तो इलियम से विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी और बंदे को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 इज वेरी एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर बेटा आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, आप में विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी और बंदे को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू द विटामिन B12 और आपके आरबीसीज बड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और इनमें मोस्टली किन में होता है, जिनमें बेटा हमारे पास गैस्ट्रेक्टमी, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करवाई जाती है, मतलब कि स्टोमक के एंड वाले पार्ट को काट दिया जाता है। क्लियर है ये बात। और दूसरा बेटा इंट्रिंसिक फैक्टर की नेचर क्या, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। नेक्स्ट बेटा पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन कौन प्रोड्यूस करते हैं, ज़ाइमोजिन सेल द चीफ सेल्स, और ये प्रोड्यूस होता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जिसका नाम है पेप्सिनोजन। क्यों बेटा होता है, क्योंकि बेटा ये हमारे पास इनएक्टिव नहीं होगा तो जो सेल्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं ये वॉल ऑफ जो स्टोमक उसको ये डाइजेस्ट करवा सकते हैं, तो इसलिए ये प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। फिर बेटा पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म के अंदर पेप्सिन फॉर्म में, किसकी मदद से, बाय द HCl। HCl इसकी ऑटो क्लीवेज करवा देते हैं, इसकी एक्स्ट्रा जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, या ऑलरेडी जो पेप्सिन होता है वो भी बेटा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेप्सिनोजन या पेप्सिन का काम क्या बेटा, ये डाइजेस्ट करवाते हैं प्रोटीन्स को इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स एंड द पेप्टोन्स। तो स्टोमक में बेटा जितनी ज्यादा प्रोटीन आती है उतना ज्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है ताकि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाया जा सके। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लास्ट में प्रोरीनिन है। ये देखिए प्रोड्यूस कौन करवाते हैं, ज़ाइमोजिन सेल्स किन के अंदर बेटा, इन्फेंट्स के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जिसका नाम है प्रोरीनिन। तो प्रोरीनिन बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव फॉर्म रीनिन के अंदर, कौन करवाते हैं बेटा, HCl करवाता है। और रीनिन का काम क्या होता है बेटा, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना। कैसे कि मिल्क प्रोटीन बेटा सोलुबल होती है जिसका नाम है कैसिनोजिन। तो ये बेटा सोलुबल प्रोटीन है जिसका नाम कैसिनोजिन है, ठीक है, प्रोरीनिन या रीनिन इसे कन्वर्ट करेगा इनसोलुबल कैसीन के अंदर और कैसीन को फिर कौन डाइजेस्ट करवाएगा, पेप्सिन डाइजेस्ट करवा देगा। तो इस तरह बेटा प्रोरीनिन या रीनिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें रेगुलेशन है। रेगुलेशन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब देखिए कैसे बेटा हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन बढ़ती है या कम होती है। तो तीन चीजें बेटा जिसको कंट्रोल कर रही है, एक वेगस नर्व है जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। दूसरी चीज बेटा आपके पास हिस्टामीन है जो कि इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल से आ रहा है, ECL सेल का मतलब है इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल। और तो तीसरी चीज है बेटा दिस इज अ G सेल जो कि क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं, गैस्ट्रीन। तो तीन चीजें बेटा हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही हैं। वेगस नर्व है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि रिलीज करवाता है एसिटाइलकोलिन। क्या रिलीज करवाता है, एसिटाइलकोलिन। और दूसरा बेटा आपके पास है हिस्टामीन, ठीक है, हिस्टामीन भी रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और तीसरी चीज बेटा आपके पास है गैस्ट्रीन।
अब सबसे पहले वेगस नर्व को देखते हैं। तो जब वेगस नर्व या पैर आपके स्टोमिक फुल हो जाता है, एक्सटेंडेड हो जाता है, ठीक है, कि फुल हो गया बेटा प्रोटीन के साथ या खुराक के साथ, तो वहां पर वेगस नर्व या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, ठीक है, मैसेज आता है, फ्री नर्व एंडिंग्स क्या करते हैं बेटा, एसिटाइलकोलिन रिलीज करती हैं। एसिटाइलकोलिन क्या करता है बेटा, प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। किसको? प्राइटल सेल्स को। जो वो प्राइटल सेल्स क्या काम करते हैं बेटा, HCl की प्रोडक्शन करवाते हैं, मतलब गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो वेगस नर्व ने थ्रू द एसिटाइलकोलिन प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को बढ़ा दी है। इसी तरह बेटा वेगस नर्व मैसेज किसके पास भेजती है बेटा, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स के पास भी भेजती है, जिससे बेटा हमारे पास हिस्टामीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब हिस्टामीन प्रोड्यूस होगा तो वो प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो जब हिस्टामीन प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा तो बेटा गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इसी तरह बेटा हमारे पास वेगस नर्व तीसरा स्टिमुलस भेजते हैं किसके पास बेटा, जी सेल्स के पास। तो जी सेल्स के पास को जब ये स्टिमुलेट करते हैं तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी, गैस्ट्रीन। अब गैस्ट्रीन दो काम करते हैं, ये हिस्टामीन को भी जाकर प्रोड्यूस करवाते हैं। देखिए ये हिस्टामीन के पास जाता है इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स के पास और हिस्टामीन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और प्राइटल सेल्स को डायरेक्टली भी स्टिमुलेट करता है। तो डायरेक्टली भी स्टिमुलेट करेगा जिससे गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और हिस्टामीन के थ्रू भी बेटा स्टिमुलेट करेगा जिससे गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन और बढ़ जाती है। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी हैं जो एक्चुअली स्टिमुलेट कर रही हैं किस चीज को बेटा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। एक तो वेगस नर्व है जो एसिटाइलकोलिन के थ्रू ये काम कर रही है, प्राइटल सेल्स को भी स्टिमुलेट कर रही है, इंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स को भी स्टिमुलेट कर रही है, और जी सेल्स को भी स्टिमुलेट कर रही है, जिससे हिस्टामीन और गैस्ट्रीन प्रोड्यूस होते हैं और वो प्राइटल सेल्स को मजीद स्टिमुलेट कर देते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब हम इनको आसानी के साथ इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस कैसे होती है, देखें। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जिसको हमने नर्वस सिस्टम का नाम दिया मेडुला, वो भी इसको कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल करता है, जैसे आप सोचते हैं कि मैंने एक अच्छा सा खाना आज खाना है, मैंने पिज़्ज़ा खाना है, फ्लेवर आपके माइंड में आता है, टेस्ट आपके माइंड में आता है, ठीक है, आपको फिर फील होता है, आपकी सलाइवरी सेक्रेशंस आते हैं। तो इसी तरह आपके मेडुला एक मैसेज भेजते हैं स्टोमिक के पास, तो स्टोमिक भी बेटा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर देता है। किस वजह से? सोचने की वजह से, या ठीक है, या आपके को खुशबू आ जाती है, ठीक है, तो इस तरह से। तो केमिकल सिग्नल, हार्मोन्स भी कंट्रोल कर रहे हो, नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को। अब हार्मोन्स कौन से हैं? गैस्ट्रीन है, सेक्रीटिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड है, और कोलिसिस्टोकाइनिन है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास हार्मोन्स हैं जो एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर जो उसका मैकेनिज्म है वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखें जो गैस्ट्रीन है ये भी बेटा हमारे पास क्या करवाता है, गैस्ट्रीन जो है ये भी बेटा हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। सेक्रीटिन भी बेटा रोकता है, इनहिबिटरी है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ठीक, इंसुलिन लाइक ग्रोथ सब्सटेंस है, ठीक है, ये भी बेटा हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को रोकेगा। और कोलिसिस्टोकैनिन, सीसीके भी रोकेगा। आपके पास ये जितने भी हैं, सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक पॉलीपेप्टाइड और कोलिसिस्टोकैनिन, ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब स्टोमिक से काइम आता है किसके अंदर, ड्यूडिनम के अंदर। तो जब ड्यूडिनम के अंदर बेटा हमारे पास काइम आएगा तो ड्यूडिनम के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करवाते हैं बेटा, वो सेक्रेटिन प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ड्यूडिनम के अंदर ये प्रोड्यूस होंगे, तो ड्यूडिनम क्या प्रोड्यूस करवा रही है बेटा, सेक्रेटिन प्रोड्यूस करवाएगी, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड और कोलिसिस्टोकैनिन, ये तीनों चीजें मिलकर बेटा देखें, ये तीनों चीजें मिलकर सेक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड और कोलिसिस्टोकैनिन जाकर बेटा प्राइटल सेल्स को इनएक्टिव कर देते हैं और हमारे पास गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस कैसे हो रही है। देखें अगर प्लेजेंट थॉट आए आपको, या स्मेल आई है, या टच या टेस्ट ऑफ फूड आपको महसूस हुआ है, तो सिग्नल जाएगा किसके पास, स्टिमुलेट किस चीज को करेगा सिग्नल, रेगुलेटरी सेंटर ऑफ मेडुला। मेडुला बेटा एक्टिवेट हो जाएगा, और ये मेडुला किसको स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट थ्रू द वेगस नर्व। अब हमने वेगस नर्व का काम पढ़ा है कि वेगस नर्व जाकर प्राइटल और चीफ सेल्स को स्टिमुलेट करेगी, प्लस इंडोक्राइन सेल्स को स्टिमुलेट करेगी, और इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स को भी स्टिमुलेट करेगी। तो बेटा हमारे पास इंडोक्राइन सेल्स, जी सेल से गैस्ट्रीन प्रोड्यूस होगा, गैस्ट्रीन मजीद जाकर प्राइटल सेल्स और चीफ सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, तो गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसी तरह हिस्टामीन भी आता है, और हिस्टामीन भी प्राइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। अच्छा, व्हेन स्टोमिक इज फुल ऑफ द फूड, जब स्टोमिक में मुकम्मल फूड आ गया, डिस्टेंड हो गया है, ठीक है, तो फिर क्या होगा बेटा, डिस्टेंशन ऑफ स्टोमिक होगी ड्यू टू द फूड, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन रिच फूड, ठीक है, प्रोटीन बहुत ज्यादा आ गई है स्टोमिक के अंदर। तो अब ये क्या करेगा, रेगुलेटरी सेंटर ऑफ मेडुला को स्टिमुलेट करेगा, वेगस नर्व के थ्रू मैसेज आएगा किसके पास, इंडोक्राइन सेल्स के पास, प्राइटल और चीफ सेल्स के पास। तो इंडोक्राइन सेल गैस्ट्रीन हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जो स्टिमुलेट करेंगे प्राइटल और चीफ सेल्स को, और गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बेटा, जब एसिडिक काइम
जब एसिड एंजाइम ड्यूडेनम में पहुंचता है तो हमने कहा था कि जब ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो ड्यूडेनम के जो इंडोक्राइन सेल्स हैं वो क्या सिक्रिएट करेंगे, अब तीन तरह के हार्मोन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन। अब ये तीनों हार्मोन्स बेटा इनहिबिट करेंगे किसको, इंडोक्राइन सेल्स को इनहिबिट करेंगे, प्राइटल सेल्स को इनहिबिट करेंगे, इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स को इनहिबिट करेंगे, जिससे गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। और इसी तरह अगर आपका स्टोमिक एम्प्टी है तो वो भी बेटा मेडुला को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देता है कि वो वेगस नर्व के जरिए बेटा इंडोक्राइन सेल या प्राइटल सेल्स को मजीद स्टिमुलेट ना करें। ठीक है, आई होप आपको रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक यूज समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है बेटा तो आपने जो आपका कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपने पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन कब स्टार्ट होती है, आफ्टर द स्टोमिक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम है, जेजुनम है और बेटा आपके पास इलियम है। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है जो कि हमारे पास अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की तो दिस इज 6 to 7 मीटर लॉन्ग है या 17 to 18 फीट। ठीक है, दोनों आपने डायमेंशन याद रखनी है, 6 to 7 मीटर है और 17 to 18 फीट लॉन्ग हमारे पास ट्यूब है। और इसका डायमीटर कितना होता है, 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बेटा लार्ज इंटेस्टाइन से भी ज्यादा है, लेकिन इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका डायमीटर कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम है, डायमीटर ज्यादा है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा है, डायमीटर क्या बेटा कम है, 2 से 4 सेंटीमीटर है। अब इसका जो पहला पार्ट है दैट इज ड्यूडिनम। ड्यूडिनम बेटा लैटिन वर्ड ड्यूडिनम डिजिटोरम से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब है 12th फिंगर या इंचेस। और इसकी बेटा जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर इन लेंथ है। क्लियर है बेटा। फिर बेटा आपके पास जेजुनम है। ठीक है, जेजुनम हमारे पास कितनी होती है, 2.4 मीटर इन लेंथ है। और अगर आप इलियम की बात करें बेटा तो इलियम की जो लेंथ है दैट इज 3.5 मीटर इन द लेंथ। तो टोटल अगर आप ऐड करेंगे बेटा तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ बनेगी दैट इज 6 से लेकर 7 मीटर तक। ड्यूडिनम कितने 25 सेंटीमीटर है, जेजुनम आपके पास 2.4 मीटर है और इलियम आपके पास कितनी है बेटा दैट इज 3.5 मीटर। तो ये बेटा टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बन जाती है, 6 से लेकर 7 मीटर तक बन जाती है। देखें स्टोमिक के बाद, देखिए दिस इज द स्टोमिक, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है बेटा दिस इज द ड्यूडिनम, ये आपके पास ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम के बाद ये वाला जो पार्ट है बेटा दिस इज नोन एज जेजुनम, जहां पर बेटा डाइजेशन होती है खुराक की कंप्लीटली। और दिस इज द पार्ट ऑफ इलियम, इलियम के अंदर डाइजेशन भी कंप्लीट होती है और यहाँ पर अब्जॉर्प्शन भी होती है। ठीक है, तो दिस इज अ इलियम। और इलियम के बाद बेटा आपके पास क्या स्टार्ट हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये ड्यूडिनम जेजुनम और इलियम आर द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए अगर ड्यूडिनम की बात करें तो आपने याद रखने बेटा कि ड्यूडिनम के अंदर हमारे पास बाइल की सिक्रीशंस भी आती हैं, मतलब कि लीवर की सिक्रीशन या गाल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो भी इसी के अंदर आएगा और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस भी यही आएगा। तो इससे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं हिपैटोबैलरी सिस्टम। हिपैटोबैलरी सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास गाल ब्लैडर और लीवर से कौन कौन सी डक्ट्स आ रही हैं। देखिए बेटा हमारे पास दो पार्ट्स मतलब के लोब्स होते हैं, एक बेटा राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। ठीक है, तो दिस इज द लीवर राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब, ये राइट लोब हो जाएगा। ठीक है, और ये उसका कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट लोब। अब राइट लोब से आएगी राइट हिपैटिक डक्ट, कौन सी बेटा, दिस इज अ राइट हिपैटिक डक्ट, दिस इज अ राइट हिपैटिक डक्ट। और बेटा लेफ्ट लोब से देखें दिस इज अ, ये कौन सी डक्ट है बेटा, ये आपके पास है, दिस इज अ लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अब देखें राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जब आपस में मिलती हैं, देखें यहाँ पर वो मिल गई हैं। ठीक है, दिस इज अ पार्ट जहाँ पर ये आपस में मिल गई हैं और ये जो अब डक्ट बनी है बेटा उनके कॉम्बिनेशन से इसको आप नाम देंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट का। तो राइट हिपैटिक डक्ट राइट लोब से आएगी, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट लेफ्ट लोब से आएगी, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट बन जाएगी। और देखें दिस इज अ गॉल ब्लैडर, ये आपके पास देखें गॉल ब्लैडर है। ठीक है, पी शेप्ड ऑर्गन का। ठीक है, हमारे पास ग्रीन इन कलर आपको नजर आ रहा है। अब इस गाल ब्लैडर से जो डक्ट आती है बेटा दिस इज अ डक्ट, गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। अब देखिए अगर हम कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को आपस में मिला दें तो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगी, दिस इज सीबीसी, कॉमन सीबीडी से कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट कैसे बनती है, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट के मिलने से, जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो फिर जो डक्ट बनेगी दिस इज कॉमन हिपैटिक डक्ट, सॉरी कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के मिलने से बनती है। और जब यही कॉमन हिपैटिक डक्ट ज्वाइन करते बेटा सिस्टिक डक्ट को तो ये बन जाती है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आ रही है बेटा, देखिए ये पैंक्रियाज के पास आ गई है। अब पैंक्रियाज के पास आएगी तो पैंक्रियाज से क्या आती है, पैंक्रियाटिक डक्ट आती है। जब ये आपस में मिलती है बेटा तो बनती है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट या हिपैटो पैंक्रियाटिक इम्प्यूला, जैसे इम्प्यूला ऑफ वेटर का नाम भी देते हैं, इम्प्यूला ऑफ वेटर, या हमारे पास इसे कहते हैं बेटा दिस इज द हिपैटो पैंक्रियाटिक इम्प्यूला। ये कॉमन डक्ट है बेटा बाई विच सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज एंड लीवर आर पोल्ड इनटू द
ड्यूडिनम, ठीक है। तो बेटा हमारे पास देखें बैलरी जो बाइल जूस आएगा वो भी हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडिनम के अंदर आएगा, और जो पैंक्रियास से सिक्रीशंस आएंगी वो भी इसी के थ्रू आएंगी। तो जब पैंक्रियाटिक जूस आएगा, जब बैल जूस आएगा, हिपैटो पैंक्रियाटिक इम्प्यूला या डक्ट के थ्रू बेटा ड्यूडिनम में आते हैं। यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है बेटा जो इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं कि कब ओपन होगा कब क्लोज होगा, उसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हमारे पास इम्प्यूला ऑफ वेटर या ड्यूडिनम के पास वो स्फिंक्टर है जो रेगुलेट करते हैं बाइल जूस की सिक्रीशन को या पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को। क्लियर है बेटा? तो दिस इज हिपैटोबैलरी सिस्टम, तो आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। तो ड्यूडिनम के अंदर जो बाइल जूस आएगा वो कब आएगा? जब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपन होगा, ठीक है। और पैंक्रियाटिक जूस भी कब आएगा? जब स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या होगा? ओपन होगा। क्लियर है? तो ओडाई क्या बेटा? दिस इज हिपैटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर जो ओपन होता है किसके अंदर बेटा? ड्यूडिनम के अंदर। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखने ड्यूडिनम की शेप क्या? हॉर्स शू शेप्ड है, सब डिवाइडेड है इनटू द 4 सेगमेंट्स। बेटा इसके 4 सेगमेंट्स होते हैं। एक सुपीरियर हमारे पास ड्यूडिनम है। सुपीरियर ड्यूडिनम कौन सी बेटा? सुपीरियर ड्यूडिनम ये है, ठीक है। तो मैं इसको आपको लेबल कर देता हूँ। ये आपके पास देखें, दिस इज द सुपीरियर ड्यूडिनम। ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा? दिस इज द सुपीरियर। सुपीरियर के बाद ये जो नीचे आ रहा है बेटा देखें, दिस इज ये नीचे वाला जो पार्ट है, दिस इज नोन एज डिसेंडिंग। इसे आप क्या नाम देते हैं? डिसेंडिंग का नाम देते हैं, ठीक है। फिर बेटा आपके पास ये डिसेंडिंग के बाद ये वाले हमारे पास असेंडिंग होता है, दिस इज असेंडिंग पार्ट। और इसके बाद वाला ये तीसरा जो पार्ट होता है, दिस इज नोन एज इंफीरियर पार्ट, ठीक है। तो कितने पार्ट्स हो गए? 4। सुपीरियर ड्यूडिनम है, डिसेंडिंग ड्यूडिनम है, असेंडिंग ड्यूडिनम है, और आपके पास क्या? इंफीरियर ड्यूडिनम। क्लियर है? तो देखें सुपीरियर ड्यूडिनम, डिसेंडिंग ड्यूडिनम, फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल ड्यूडिनम आ जाती है जिसे मैं असेंडिंग लिख रहा हूँ, दिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपने याद रखना बेटा कि हमारे पास ये जो असेंडिंग वाला पार्ट है, दिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल के बाद क्या आ जाती है बेटा? असेंडिंग ड्यूडिनम आती है, ठीक है। अब देखिए इंफीरियर या आप उसे असेंडिंग कह लें, तो सुपीरियर ड्यूडिनम है, डिसेंडिंग ड्यूडिनम है, हॉरिजॉन्टल ड्यूडिनम है, और क्या आपके पास असेंडिंग ड्यूडिनम है। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द ड्यूडिनम: सुपीरियर, डिसेंडिंग, हॉरिजॉन्टल एंड असेंडिंग। क्लियर है बेटा ये बात? नेक्स्ट बेटा हमारे पास आपके पास देखें हमारे पास आ जाते हैं लीवर। अब देखिए अगर हम लीवर की बात करते हैं तो लीवर प्रोड्यूस क्या करवा रहे हैं बेटा? बाइल जूस प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। बाइल जूस प्रोड्यूस करवाता है, स्टोर किसके अंदर कर देता है बेटा? ये स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर के अंदर। प्रोड्यूस करेगा लीवर बाइल जूस को, प्रोड्यूस करने के बाद स्टोर कहाँ हो जाएगा बेटा? ये स्टोर हो जाएगा यहाँ हमारे पास गॉल ब्लैडर के अंदर। अब देखिए लीवर बेटा कैसे स्टिमुलेट होते हैं, आपने याद रखना है कि हमारे पास ये पाइलोरिक एंड से पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ड्यूडिनम में जैसे एसिडिक खुराक आती, काइम आता है, तो जो हमारे पास ड्यूडिनम है इसके अंदर जो हमारे पास सेल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और इंटरस्टेनल जो फेज होता है ये स्टिमुलाई होता है किसके लिए? ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ द सीसीके एंड द सेक्रेटिन। तो जैसे एसिडिक काइम आएगा तो ड्यूडिनम के अंदर कोलिसिस्टोकाइनिन मतलब सीसीके हार्मोन भी रिलीज हो जाएगा, और सेक्रेटिन हार्मोन भी ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। अब सीसीके हार्मोन जो है ये क्या करते हैं? ट्रिगर करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो सीसीके क्या करवाएगा? स्मूथ मसल्स ऑफ गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिससे बेटा हमारे पास बाइल जूस यहाँ से निकलेगा और होता 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 हुआ कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? ये बेटा हमारे पास पहुंच जाएगा ड्यूडिनम के अंदर। कहाँ पहुंच जाएगा? ड्यूडिनम में। तो सीसीके ने क्या करवाया बेटा? गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवा दी। और जो सेक्रेटिन है बेटा, सेक्रेटिन क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं डक्ट सेल्स को, ठीक है। ये लीवर के पास जाते हैं सेक्रेटिन और उसकी डक्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे बाइल जूस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। वो जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं बेटा वो आते हैं और एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। और जो सीसी के इसका एक और काम भी है, इट आल्सो कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ताकि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रिलैक्स होगा तो बेटा हमारे पास बाइल जूस इसके अंदर इंटर होगा। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास बाइल जूस को 2 चीजें कंट्रोल कर रही हैं, एक सीसी के है हमारे पास हार्मोन कोलिसिस्टोकैरिन हार्मोन, और दूसरा आपके पास के सेक्रेटिन। सीसीके के 2 काम है बेटा, एक तो हमारे पास बाइल जूस प्रोड्यूस करवाता है या निकालता है इनटू द ड्यूडिनम, ठीक है, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द गॉल ब्लैडर। और सेकंडली बेटा ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को भी क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। सेक्रेटिन का क्या काम है बेटा? ये लीवर के पास जाता है ब्लड के थ्रू ड्यूडिनम से, और ये स्टिमुलेट करता है डक्ट सेल्स को ताकि ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस किया जा सके, बाइल जूस प्रोड्यूस किया जा सके, ताकि आप एसिडिक काइम को पहले न्यूट्रलाइज करें और फिर आप उसकी इमल्सिफिकेशन करवाएं। क्लियर ये बात? अब देखिए बेटा हमारे पास जो बाइल की कंपोजिशन क्या होती है, आपने याद रखने के बाइल हैव नो डाइजेस्टिव एंजाइम। जो बाइल होते हैं बेटा इसके अंदर कोई आपको डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिलता, देयर आर नो डाइजेस्टिव एंजाइम। और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बेटा? इसके अंदर बाइल साल्ट्स होते हैं जो इमल्सिफिकेशन करवाते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट होते हैं। सोडियम ग्लाइकोकोलेट होते हैं और सोडियम टारोकोलेट होते हैं जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स करवाते हैं। मतलब एक के पास आपके पास लार्ज फैट ग्लोब्यूल था, इसके पास बेटा क्या आए बेटा? हमारे पास साल्ट्स है, बाइल साल्ट्स है। उन बाइल साल्ट्स ने इसकी मैकेनिकल डाइजेशन करवाई, और मैकेनिकल डाइजेशन के नतीजे में हुआ क्या बेटा कि आपके पास छोटे छोटे
फैट ग्लोब्यूल्स बन गए जिनका सरफेस एरिया बढ़ गया है, ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अब लाइपेज इंजाइम्स का अटैक करना आसान हो जाएगा। तो दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन जिसका नाम है इमल्सिफिकेशन। कौन करवाते हैं? बाइल साल्ट्स करवाएंगे, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टारोकोलेट। इसके बाद बाइल पिगमेंट्स हैं जिसमें बिली रूबिन आ जाते हैं और बिली वर्ल्टिन आ जाते हैं, ठीक है। बिली रूबिन बेटा हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब आरबीसीज की हमारे पास एज 4 मंथ या उससे ज्यादा हो जाती है, 120 डेज से ऊपर हो जाती है, तो हमारे पास लीवर क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर आरबीसीज की ब्रेक डाउन करवाता है, हीमोलाइसिस होती है, हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है, तो क्या बनता है? बिलीरोबिन। अब अगर वही बिलीरोबिन बेटा इंटेस्टाइन में, मतलब बिलीरोबिन बाइल जूस के थ्रू इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इसको हमारे पास एक ब्राउन पिगमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और यही ब्राउन पिगमेंट बेटा क्या करते हैं? ब्राउन कलर देते हैं किसको? फीसिस को। तो अगर आपसे पूछते हैं कि ब्राउन कलर ऑफ फीसिस किस वजह से है, दिस इज ड्यू टू द ब्राउन पिगमेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइन फ्रॉम द बिलीरोबिन। तो जो बिलीरोबिन इंटेस्टाइन में बाइल जूस के थ्रू आता है, इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया उसको ब्राउन पिगमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ब्राउन कलर ऑफ फीसिस हो जाएगा। और सेकंडली बेटा हमारे पास वही इंटेस्टाइन से जो बिलीरोबिन ऑब्जॉर्ब होगा इनटू द ब्लड, और ब्लड उस बिलीरोबिन को कहां ले जाएगा? किडनी के पास। किडनी उसको मॉडिफाइड करेगा एक स्पेसिफिक पिगमेंट के अंदर, और वो पिगमेंट बेटा यूरिन को कौन सा कलर देगा? बेटा येलो कलर देगा। तो बेटा फीसिस का ब्राउन कलर भी बिलीरोबिन की वजह से है, और यूरिन का जो येलो कलर है वो भी किस वजह से? बेटा बिलीरोबिन की वजह से है। नेक्स्ट बेटा आपके पास लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल भी आ जाते हैं और लेसिथिन मतलब के फास्फोलिपिड्स भी आ जाते हैं। लास्ट में बेटा हमारे पास वाटर है, म्यूकस है, और बाइकार्बोनेट आइंस हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट आइंस इसलिए प्रोड्यूस होते हैं, सेक्रेटन प्रोड्यूस करवाता है, ताकि बेटा हमारे पास जो एसिडिक काइम बेटा आपके पास आया, जिसकी नेचर क्या बेटा? एसिडिक है, ठीक है, तो उस काइम को क्या किया जा सके? न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो इसके लिए बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। वाटर और म्यूकस होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो दिस इज अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बायो। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फंक्शन ऑफ लीवर है। अब देखिए लीवर क्या करते हैं? फैट्स को भी स्टोर करते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी और ई, इसको भी स्टोर करेगा, पोटाशियम को भी स्टोर करेगा, और सॉरी विटामिन के को भी स्टोर करेगा, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी 12, डी, ई और विटामिन के, और इसके अलावा कापर और आयरन की भी इसके अंदर स्टोरेज होती है। अगर हम बात करें यूरिया साइकिल की, तो यूरिया साइकिल बेटा हमारे पास ये है जिसके अंदर बेटा आपके पास अमोनिया आता है, और अमोनिया को आप यूरिया साइकिल के थ्रू कन्वर्ट करते हैं इनटू द लेस टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम है यूरिया, ठीक है। तो अब यूरिया साइकिल में यूरिया की जो प्रोडक्शन चल रही है वो भी हिपैटोसाइट लीवर के अंदर होती है। फैगोसाइटोसिस, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों की फैगोसाइटोसिस, जिस तरह आरबीसीज जो ओल्ड आरबीसीज है उनकी फैगोसाइटोसिस करवाई जाती है, हीमोलाइसिस होती है, हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, बिलिरुबिन और बिलिवर्बिन प्रोड्यूस होता है, और जो एक्सेस प्रोटीन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है फैट के अंदर या नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर, जैसे कि आपके पास अमोनिया है, यूरिया और यूरिक एसिड है। इसके अलावा बेटा हमारे पास लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजिन इनटू द ग्लूकोज। जब बेटा हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो लीवर से बेटा हमारे पास ग्लाइकोजन टूटता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद किस में ब्लड में क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है, और डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। तो इसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और टर्म है, दिस इज नोन एज, ठीक है, ग्लूकोनियोजेंसिस। ग्लूकोनियोजेंसिस का मतलब क्या होता है बेटा? दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ग्लूकोनियोजेंसिस का मतलब बेटा कि आपने प्रोटीन से या फैट से जो कि नॉन शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपने कन्वर्ट करने शुगर के अंदर। तो अगर नॉन शुगर मॉलिक्यूल को शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेंसिस। इसके अलावा बेटा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, मोस्टली इस तरह एल्बुमिन हो गई, प्रोथ्रोम्बिन हो गई, ठीक है, ये जितनी भी बेटा हमारे पास या ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होंगे दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, ठीक है। और इसके अलावा बेटा हमारे पास सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए फ्रॉम द, ठीक है, कैरोटीन से बेटा आप विटामिन ए की सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है, ये भी कौन करवा रहे हैं? लीवर करवा रहे हैं। फैगोसाइटोसिस ऑफ आरबीसी, पहले भी मैं बात बता दूंगा कि डिफरेंट तरीके की जो फैगोसाइटोसिस होगी आरबीसीज की, वो भी बेटा हमारे पास लीवर करवाएगा, जिससे बिलीरुबिन प्रोड्यूस होगा और बिलीवर्टिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लिपोलाइसिस एंड द लिपोजेंसिस, लिपोलाइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, और लिपोजेंसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ लिपिड। तो जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो भी कहाँ हो रहा है? लीवर के अंदर हो रहा है। और जो हमारे पास आप लीवर को एक और नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ग्रीजर ऑफ द बॉडी। अब गीजर ऑफ बॉडी का क्या काम है? गीजर क्या करते हैं? पानी को गर्म करता है। तो आप देखिए लीवर सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन है। सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन का मतलब कि बहुत सारा मेटाबॉलिज्म इसके अंदर हो रहा है, बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसे कहते हैं गीजर ऑफ बॉडी। और बेटा ये हेपरिन, हिपैटोसाइट्स हेपरिन भी प्रोड्यूस करवाते हैं जो एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। और लास्ट में बेटा आपके पास है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर का मतलब ये है कि कोई भी टॉक्सिन आपकी बॉडी में जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट
बी डिटॉक्सिफाइड बाय द लीवर। क्लियर है ये बात? तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द लीवर, जो मैंने उसकी समरी आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेक्रीशंस इन द ड्यूडिनम, ठीक है। एक तो हमने अभी बाइल जूस की सेक्रीशन पढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो मिकोज और सब मिकोजा होते हैं बेटा हमारे पास ड्यूडिनम का, वहां पर ब्रनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वो भी बेटा सेक्रीशन प्रोड्यूस करवाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस और बाइल जूस आ रहे हैं, ठीक है। बर्नर ग्लैंड्स कौन प्रोड्यूस करवाते हैं? स्मॉल स्फेरिकल मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स ऑफ द ड्यूडिनम। ये स्मॉल स्फेरिकल मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स ड्यूडिनम के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास सेक्रीशंस प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं? ये फाउंड इन द सब मिकोजा ऑफ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के सब मिकोजा में ये बर्नर ग्लैंड्स हैं। और करते क्या? सिक्रीट करते हैं बेटा नॉन इंजाइमेटिक अल्कलाइन म्यूकस को। अब म्यूकस क्या करते हैं बेटा? नॉन अल्कलाइन होता है। एक तो बेटा एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, दूसरा ड्यूडिनम की वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं बेटा फ्रॉम द कमिंग एसिडिक काइम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये प्रोटेक्ट करता है ड्यूडिनल एपिथेलियम फ्रॉम द एचसीएल। एचसीएल कहाँ से आ रहा है बेटा? स्टोमिक से आ रहा है, ठीक है। आपको पता है काइम में मौजूद है, तो वो ड्यूडिनल एपिथेलियम को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, डैमेज कर सकता है। तो उससे कौन बचाएगा? म्यूकस बचाएगा, जो कि ब्रनर ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम पैंक्रियाटिक जूस की बात करें, तो दिस इज द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन है बेटा, वो बेसिकली पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करवाएगा और स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस की जो पीएच है वो अप्रोक्सीमेटली 8 होती है, और इसके क्योंकि इसके अंदर जो इंजाइम्स होते हैं वो पीएच बेसिक पीएच पर क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। और इसका काम क्या होता है बेटा? ये अब बाइकार्बोनेट्स के थ्रू, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं। वो बाइकार्बोनेट्स न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिटी ऑफ काइम को, और हैव डाइजेस्टिव इंजाइम, और इसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। कौन कौन से होंगे बेटा? पैंक्रियाटिक अमाइलेज होगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज होगा, ट्रेप्सिनोजेन होगा, कीमोट्रेप्सिनोजेन होगा, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। These are all the enzymes that are present in the pancreatic juice। इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इनका क्या क्या काम है। नेक्स्ट बेटा बाइल है, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं लीवर में, स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर में। इनका काम क्या करना? इमल्सिफाई करना फैट को, जो कि फैट को ब्रेक डाउन करवा देते हैं इनटू द न्यूमरस स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स। दिस इज अ मैकेनिकल डाइजेशन, बार बार बता रहा हूँ, दिस इज अ मैकेनिकल डाइजेशन, जिसके अंदर आपने एक लार्ज फैट ग्लोब्यूल को कन्वर्ट कर दिया स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स के अंदर। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ द फैट्स एंड द ऑयल्स, ठीक है। तो इससे बेटा हमारे पास बाइल जब इमल्सिफिकेशन करवाते तो फैट्स और ऑयल की डाइजेशन क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास पैंक्रियाज है। अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। इंटरनल ग्लैंड आपके पास पैंक्रियाज, ठीक है, बड़ा है। और क्योंकि इस हवाले से हम इसे बड़ा कह रहे हैं, ठीक है, साइज के हवाले से नहीं कह रहे, हम इनकी सेक्रेशन के हवाले से कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट्स होते हैं। इसके पास बेटा आप यूं कहें कि इसके पास इसे मैंने लार्जेस्ट इसलिए कहा है क्योंकि इसके पास दो बेटा हमारे पास पोर्शंस होती हैं। एक आपके पास होता है एक्सोक्राइन पोर्शन। कौन सा होता है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन पोर्शन होता है। और दूसरा बेटा आपके पास होता है इंडोक्राइन सेक्रीशंस, या इंडोक्राइन हमारे पास पोर्शन है। तो एक्सो और एंडो दोनों पोर्शन इसके अंदर मौजूद होते हैं। एक्सोक्राइन सेक्रीशंस वो सेक्रीशंस होती हैं दैट आर पोल्ड या प्रोड्यूस्ड इनटू द डक्ट्स, और डक्ट्स उन सेक्रीशंस को टारगेट साइट तक लेकर जाती हैं। तो इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा, और जो इंडोक्राइन सेक्रीशन है दैट कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, सोमैटोस्टैटिन है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और ग्रीलिन हार्मोन है, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट हार्मोन्स गिवन है, ग्लूकागोन, इंसुलिन, हमारे पास सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंड ग्रीलिन। तो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। ये पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो एक्चुअली इन तमाम हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और फिर बेटा आपने याद रखना है कि इसमें एक्सोक्राइन पोर्शन के अंदर हमारे पास एसिनॉर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें एसिनाई भी कहते हैं। इसमें बेटा डक्टल सेल्स भी होते हैं और एसिनॉल सेल्स भी होते हैं। ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करवाते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। अब जो इसमें एसिनॉर सेल्स है वो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करवाएंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम। और जो डक्टल सेल्स बेटा प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे कि ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, इसके जो सेल्स होंगे ये भी एक्सोक्राइन होते हैं, ये वाटर और बाइकार्बोनेट आइंस को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो पैंक्रियाटिक जो जूस है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्वस कंपोनेंट है, दूसरा बेटा आपके पास पैंक्रियाटिक कंपोनेंट, पैंक्रियाटिक एंजाइम का कंपोनेंट है। तो जो हमारे पास एक्वस कंपोनेंट है दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और इसमें वाटर होगा और आपके पास बाइकार्बोनेट आइंस होंगे। और जिसका एंजाइमेटिक कंपोनेंट है बेटा, इसमें डिफरेंट तरह के क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ये बात? अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। और इसके तीन पार्ट्स होते हैं बेटा, देखें। फर्स्ट जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हेड, दिस इज नोन एज हेड, ठीक है। और फिर बेटा इसके आपके पास क्या होती है? दिस इज बॉडी, ये उसकी बॉडी हो जाती है। और लास्ट वाला जो पार्ट है बेटा दिस इज नोन एज टेल। तो हेड, बॉडी एंड टेल। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखें इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। जैसे कि आपने कहा था कि बाइल जूस को दो हार्मोन कंट्रोल करते हैं, एक सीसीके
कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरा सेक्रेटिन। तो इसी तरह बेटा आपने याद रखना है कि जब एसिडिक काइम, उसका भी मेन स्टिमुलस था कि जब एसिडिक काइम बेटा कहाँ आता है, बेटा ड्यूडिनम के अंदर आता है, तो ड्यूडिनम के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इंडोक्राइनल जो आपके पास इंडोक्राइन सेल्स होती हैं, तो वो बेटा क्या करेंगे, पहले प्रोड्यूस करेंगे सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जाएगा दो काम करेगा, एक तो बेटा हमारे पास ये पैंक्रियाटिक जो जूस है, मतलब कि जो डक्टल सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, और डक्टल सेल्स को स्टिमुलेट करवा के वाटर और बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करवाएगा। और सेकेंडली बेटा ये प्रोड्यूस करवाता है एसिनाइल सेल्स को स्टिमुलेट करवा के इंजाइम्स या प्रो इंजाइम्स, क्योंकि कुछ इंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं, जैमोजन इंजाइम्स होते हैं जिन्हें प्रो इंजाइम्स कहते हैं। तो सीसी के बेटा वाटर और बाइकार्बोनेट मतलब एक्वस कंपोनेंट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस भी प्रोड्यूस करवा रहा है और इंजाइम्स भी प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और फिर बेटा ड्यूडिनम से क्या आता है, बेटा सेक्रेटिन आता है। सेक्रेटिन क्या करता है बेटा, सेक्रेटिन जाता है बेटा डक्टल सेल्स के पास, और वहां पर बेटा किस चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो अब ये इंजाइम्स और ये हमारे पास जो एक्वस कंपोनेंट है बाइकार्बोनेट एंड, ये दोनों बेटा कहाँ आ जाते हैं, दोनों बेटा मूव करके ड्यूडिनम में आ जाएंगे थ्रू द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट है। और बेटा हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन का मैक्सिमम काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द काइम, जो काइम आए उसकी एसिडिटी को क्या करना बेटा, न्यूट्रलाइज करना। और इंजाइम्स जो होते हैं उनका काम होता है डाइजेस्ट करना प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ऑलमोस्ट ऑल इंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड डाइजेशन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स होंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले होंगे, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को, ऑल टाइप ऑफ इंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। अब देखिए बेटा हमारे पास इसकी सेक्रेशन तो हमने पढ़ लिया कि सीसी की और सेक्रेटिन इसको आकर स्टिमुलेट कर रहा है पैंक्रियाज को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अब देखिए ये मैंने एक ओवरफ्लो की डायग्राम बनाई है जो आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, इससे आपका पूरा कंसेप्ट इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पैंक्रियाज को बेटा शुरू में स्वीट डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, पुराने जमाने में, तो वहां से इसका नाम स्वीट ब्रेड, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है पैंक्रियाज का स्वीट होता है, तो इसे स्वीट ब्रेड का नाम दिया गया है। डेलिकेशियस खुराक होती है ये। तो अब देखिए बेटा हमारे पास हमने कहा पैंक्रियाज में दो चीजें, एक एक्सोक्राइन पोर्शन है, दूसरा आपके पास इंडोक्राइन पोर्शन है। अगर हम इंडोक्राइन पोर्शन की बात करें तो इसे आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का नाम देते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट तरह के इंडोक्राइन सेल्स हैं जो डिफरेंट तरह के हार्मोन को प्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स हैं, अल्फा सेल्स क्या ग्लूकागोन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहे हैं, बीटा सेल्स ज्यादा होते हैं, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस करवाते हैं, और एफ सेल्स क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट हार्मोन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडोक्राइन सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। ये हम चैप्टर 17 के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो एक्सोक्राइन पोर्शन है। अब एक्सोक्राइन जो पोर्शन है बेटा क्या प्रोड्यूस करवाता है, पैंक्रियाटिक जूस। कितना प्रोड्यूस करवाता है, 500 से लेकर 800 ml तक प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि डक्टल सेल्स स्टिमुलेट होते हैं किसके थ्रू बेटा, सेक्रेटिन के थ्रू। सेक्रेटिन आता है और डक्टल सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। अब जब डक्टल सेल्स स्टिमुलेट होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस होंगे। इसका काम क्या होगा, न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, कि बेटा हमारे पास वाटर और बाइकार्बोनेट आयन दैट आर कमिंग फ्रॉम द पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, फ्रॉम द डक्टल सेल्स, उसका काम है बेटा एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करना। दूसरा बेटा जो कंपोनेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस का, दैट इज अ एंजाइमेटिक कंपोनेंट। ये कब प्रोड्यूस होता है, जब एसिनोर सेल्स, अब एसिनर सेल्स आपकी पैंक्रियाज को 80 टू 90% बना रहे होते हैं। कितने, 80 टू 90% एसिनर सेल्स हैं। स्टिमुलेट इन्हें कौन करता है बेटा, सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन एसिनर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आपने देखें दिस इज अ एक्वस कंपोनेंट, वाटर और बाइकार्बोनेट, एंड दिस इज अ एंजाइमेटिक कंपोनेंट जो एसिनर सेल्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब कौन कौन से बेटा हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, आपने याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास ट्रिप्सिनोजिन है। कौन सा बेटा, ट्रेप्सिनोजिन, दिस इज अ प्रो एंजाइम। फिर बेटा आपके पास कीमोट्रेप्सिनोजिन है। फिर आपके पास आते हैं प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, दिस इज आल्सो प्रो एंजाइम। फिर आपके पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज है जिसे अमाइलोप्सिन कहते हैं, वो प्रेजेंट है। फिर आपके पास पैंक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंट है। डीएनएज मतलब कि डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले, और आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले, ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में। अब जो ट्रेप्सिनोजिन है दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म, इसको कन्वर्ट किया जाता है बेटा थ्रू द इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है बेटा दैट इज कमिंग फ्रॉम द ड्यूडिनल म्यूकोजल सेल, ड्यूडिनम के म्यूकोजल सेल से ये एंजाइम आ रहा है। इसका काम क्या बेटा, ट्रेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करना ट्रिप्सिन के अंदर, एक्टिव एंजाइम के अंदर। क्लियर है। अब जो हमारे पास कीमोट्रेप्सिनोजिन है दिस इज इनएक्टिव एंजाइम, दिस इज आल्सो प्रो एंजाइम। तो कीमोट्रेप्सिनोजिन को बेटा
ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा, ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा कीमोट्रिप्सिन के अंदर एक्टिव फॉर्म में। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज दिस इज आल्सो इनएक्टिव एंजाइम, इसको भी बेटा हमारे पास ट्रिप्सिन कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, क्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम के अंदर। अब ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन या प्रो जो आपके पास कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, इनका मेन फंक्शन क्या बेटा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स एंड द पेप्टोन, ठीक है, तो ये प्रोटीन की डाइजेशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट करते हैं, इसका नाम है अमाइलोप्सिन, डाइजेस्ट करेगा स्टार्च और ग्लाइकोजन को इनटू द माल्टोज और एसोमाल्टोज जो कि डाइसेक्राइड है। कंप्लीट डाइजेशन अभी कार्बोहाइड्रेट्स की नहीं हुई बेटा, ना ही प्रोटीन की हुई है ना ही लिपिड्स की हुई है। पैंक्रियाटिक लाइपेज क्या करवाते हैं, डाइजेस्ट करवा देते हैं लिपिड्स को इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और डीएनए जो आरएनएज हैं ये डाइजेस्ट करेंगे आरएनए को या डीएनए को इनटू द देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ऑल द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, चाहे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स से, प्रोटीन से या लिपिड से, इनको डाइजेस्ट कर दिया गया बेटा थ्रू द पैंक्रियाटिक एंजाइम इन द ड्यूडिनम। अब देखिए ड्यूडिनम से जो चीज निकलेगी, ठीक है, अब उसके अंदर पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन है, पार्शली डाइजेस्टेड उसके अंदर बेटा क्या है बेटा, लिपिड्स हैं, पार्शली डाइजेस्टेड बेटा आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये जितनी भी पार्शली डाइजेस्टेड खुराक है आप पहुंचेगी जैजुनम में, ठीक है। तो अब देखिए बेटा जब हमारे पास जैजुनम में पहुंचेगी तो जैजुनम में हमारे पास एक लैटिन वर्ड जैजुना से ड्राइव किया गया जिसका मतलब एम्प्टी या हैंगर है, और इलियम, जैजुनम के बाद क्या आती है, इलियम। अब जैजुनम और इलियम दोनों मिलकर इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करवाते हैं। इलियम का मतलब क्या बेटा, इलियन भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ट्विस्टेड और कॉइल्ड, और बेटा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कहाँ होती है बेटा, इलियम के अंदर होती है। और जैजुनम और इलियम की जो मिकोजल एपिथेलियल सेल्स हैं बेटा वो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होते हैं अमाइनोपेप्टिडेज। अमाइनोपेप्टिडेज बेटा हमारे पास इन द ल्यूमेन ऑफ, ठीक है, जैजुनम जो प्रोड्यूस होगा, तो जैजुनम और इलियम के अंदर हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। और अमाइनोपेप्टिडेज क्या करेगा बेटा, देखिए पहले हम इंटेस्टाइनल जूस की कंपोजिशन को पढ़ लेते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम द जैजुनम एंड द इलियम मिकोजल एपिथेलियल सेल्स। तो अमाइनोपेप्टिडेज अरेप्सिन है, लाइपेज है, माल्टेज है और लैक्टेज है और फिर सक्रेज है। एक बात आपने याद रखनी है, मैक्सिमम जो इंटेस्टाइनल सेक्रेशन है वो कहाँ से आ रही है, जैजुनम से आ रही हैं। इलियम के अंदर बेटा हमारे पास ब्रुश बॉर्डर इंजाइम्स होते हैं जैसे कि माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, ठीक है, सक्रेज हो गया, लेकिन मैक्सिमम जो सिक्रीशंस आएंगी कहाँ से आएंगी, जैजुनम से आएंगी, ठीक है। और वहाँ पर डाइजेशन क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस जिसके अंदर अमाइनोपेप्टिडेज है, इरिप्सिन एंजाइम है, लाइपेज है, माल्टेज है, लैक्टेज और सक्रेज। अब इनका काम क्या बेटा, अमाइनोपेप्टिडेज क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द डाइपेप्टाइड, जो कि पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड्स पीछे से आ रही थी, अमाइनोपेप्टिडेज उसको डाइजेस्ट करके डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। और इरिप्सिन का काम करेगा बेटा, इरिप्सिन बेटा डाइपेप्टाइड्स को तोड़ेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड्स के अंदर। और लाइपेज का क्या काम है बेटा, मतलब कि अमीनो एसिड को कौन बना रहा है, इरिप्सिन। लाइपेज क्या करेगा, फैट्स को कन्वर्ट करेगा इनटू द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। और जो माल्टेज है बेटा, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा इनटू द 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। लैक्टोज किसको, लैक्टेज किसको डाइजेस्ट करेगा, लैक्टोज को, जो कि हमारे पास मिल्क प्रोटीन है, सॉरी मिल्क शुगर है, मिल्क प्रोटीन कह दिया, मिल्क प्रोटीन तो कैसिनोजन होती है वैसे। लैक्टेज बेटा हमारे पास लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर है उसको कन्वर्ट करेगा लैक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। और जो सक्रेज है बेटा ये सक्रोज को तोड़ेगा इनटू द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। तो इस तरह से आपने देखा कि चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी मोनोसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, या तो ग्लूकोज बन चुका है, या गैलेक्टोज बन चुका है, या फ्रक्टोज बन चुके हैं। तो दीज आर द 3 मोनोसेक्राइड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। और जो फैट्स हैं बेटा वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जो बेटा अमीनो एसिड्स थे, सॉरी जो प्रोटीन्स थी वो सिंपली अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इलियम के अंदर होनी है अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब क्या होनी बेटा, इलियम में अब्जॉर्प्शन होनी है। तो वो कहते हैं बाय द एक्शन ऑफ दीज इंजाइम्स, जब इन तमाम इंजाइम ने अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया है तो काइम इज कन्वर्टेड टू द वाटरी इमल्शन जिसका नाम है काइल। अब ये हमारे पास जो अल्कलाइन आपके पास एक हमारे पास फूड मैस बना है जो कि सेमी लिक्विड है, ठीक है, उसे आप क्या नाम देंगे, काइल का। तो एसोफिगस के अंदर जो चीज आती है ओरल कैविटी से, बोलस है, और वही बोलस जब स्टोमिक से निकलते तो काइम बन जाता है। और काइम जब बेटा हमारे पास जैजुनम और इलियम से निकलता है, ठीक है, आफ्टर द एक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स, ठीक, और हमारे पास अल्कलाइनिक जो सॉल्यूशंस हैं, तो फिर इसका नाम क्या बन जाता है, काइल बन जाता है, ठीक है। अब अब्जॉर्प्शन होनी है इलियम में। अब इलियम के अंदर बेटा ऑल द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं वो डाइजेस्टेड हैं, मतलब मोनोसेक्राइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स हैं। ये सारी चीजें बेटा ल्यूमेन ऑफ इलियम के अंदर प्रेजेंट हैं। मतलब इसमें ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज होगा, फ्रक्टोज होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। दीज आर ऑल द डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल फूड, ठीक है, ये हमारे पास इलियम के अंदर प्रेजेंट है। अब इलियम से क्या होते हैं बेटा, ये चीजें मूव करती हैं बेटा इनटू द ब्लड।
तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, हमारे पास की चीज़ें डिफ्यूज कर जाएंगी फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ इलियम इनटू द ब्लड, दिस प्रोसेस इज नोन एज अब्जॉर्प्शन। या तो ब्लड के अंदर जाएंगे या हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जाएंगी, लैक्टील्स के अंदर। तो अगर ये ल्यूमेन ऑफ इलियम से ये जितने भी डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं ये निकल कर कहाँ चले जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं टू द ब्लड और द लिम्फ, दिस प्रोसेस इज नोन एज अब्जॉर्प्शन। अब देखिए बेटा हमारे पास अब्जॉर्प्शन के लिए होता क्या है कि हमारे पास इलियम का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। देखें बेटा हमारे पास दिस इज द इलियम, और इलियम के अगर आप ल्यूमेन को देखें तो इसके अंदर आपको सर्कुलर फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, इस तरह से देखें फोल्ड्स मौजूद हैं। अब देखें ये जो फोल्ड्स हैं बेटा ये हमारे पास कहलाते हैं विलाई। ये क्या कहलाते हैं बेटा, दीज आर एक्चुअली नोन एज अ विलाई। तो ये जो सर्कुलर फोल्ड्स हैं ये हमारे पास विलाई कहलाते हैं, ठीक है, दीज आर द सर्कुलर फोल्ड्स, ठीक है। और इन विलाई की वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। अगर आप एक व्हीलस को देखेंगे तो ये देखें दिस इज द व्हीलस जिसके पास इंटेरोसाइट्स हैं। वीला के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं दीज आर नोन एज इंटेरोसाइट्स। तो देखें ये आपके पास देखें ये एक विलस खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट होने लगा है, तो इनके दरमियान ये जो होती है दिस इज नोन एज क्रिप्ट, दिस इज नोन एज अ क्रिप्ट, ठीक है। तो जो अगर हमारे पास एपिथेलियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो क्रिप्ट से नए एपिथेलियल सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिम्फाइड मैसेज भी प्रेजेंट होते हैं वैसे। तो अब आपने याद रखना है कि ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। देखिए ये ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा आपको नजर आ रहा है कि आर्टरी आती है, आर्ट्रियोल, और फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और वेन, ठीक है। वेन बेटा हमारे पास यहाँ से जो निकलेगी आपने याद रखना है वो सारी खुराक को ऑब्जर्व करके लेके जा रही है, ठीक है। जो वेन निकलेगी वो खुराक को ऑब्जर्व करके लेकर जा रही है। तो देखें ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर मौजूद है। और ये एक बड़ी सी डक्ट आपको नजर आ रही है लिम्फ वेसल, इसका नाम है लैक्टील। तो ईच विलस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज एंड द लैक्टील। क्लियर है ये बात। तो लैक्टील होती है और ब्लड कैपिलरी होती है। जैसे कि ये देखें ये हमारे पास क्या थे, दी इंटेरोसाइट्स, ठीक है। ये विलस को बनाने वाले बेटा सेल्स हैं। और इस विलस जो फिंगर लाइक आपके पास प्रोजेक्शन है इसके अंदर देखें ये आर्टरी आती है जो कैपिलरीज बनाती है, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के अंदर ग्लूकोज अब्जॉर्ब होते हैं, मोस्टली अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और जो लैक्टील है बेटा दिस इज अ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ कैपिलरी है। अब देखिए ये ब्लाइंडली एंडेड होती है, ठीक है, और यहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व करके लिम्फ के अंदर लेकर जाती है। तो इसके अंदर ये टिनी लिम्फेटिक वेसल है जो ऑब्जर्व करवाती है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स को। और ये जो थिन एपिथेलियम है बेटा ये वन सेल थिक होती है टू इंक्रीज द डिफ्यूजन रेट। अब इसकी वन सेल थिकनेस है ताकि डिफ्यूजन रेट आसानी के साथ हो सके। और इसके ऊपर जो मैक्रोविलाई होते हैं छोटे छोटे बेटा हमारे पास यहाँ प्रोजेक्शंस होते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इन इंटेरोसाइट्स के ऊपर, इन्हें कहते हैं मैक्रोविलाई। मैक्रोविलाई का काम भी क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करवाना फॉर द ऑब्जर्प्शन। जैसे कि ये एपिथेलियल सेल्स है जिसे इंटेरोसाइट्स का नाम भी देते हैं। तो इसके आप देखें इसके ऊपर ये जो टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनका नाम क्या बेटा मैक्रोविलाई हैं। और ये चीज़ें बेटा देखें जब भी चीज़ें ऑब्जर्व होनी होती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वो इसी इंटेरोसाइट के अंदर आती हैं। इंटेरोसाइट्स के अंदर आने के बाद ये कहाँ चली जाती हैं, ये ब्लड के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ल्यूमेन से इंटेरोसाइट और इंटेरोसाइट से कहाँ आएंगी, ब्लड के अंदर। सबको क्लियर है बेटा ये बात। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके विलाई के अंदर सॉरी इलियम के अंदर बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स हैं जिन्हें आप विलाई का नाम देती हैं। विलाई के अंदर भी इंटेरोसाइट्स हैं, ठीक है। इंटेरोसाइट्स के पास मैक्रो विलाई हैं जिसके सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाते हैं। वेलबिलिटी सी अपीयरेंस आपको नजर आती है इलियम पार्ट के अंदर। अब देखिए सबसे पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। देखें दिस इज द ल्यूमिन। आपने याद रखना बेटा अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे होती है, मतलब आपने मोनोसेक्राइड्स की अब्जॉर्प्शन करवा रही है। दिस इज द ल्यूमिन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमिन है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, ग्लूकोज प्रेजेंट है, गलैक्टोज प्रेजेंट है और आपके पास फ्रक्टोज। ये तीन इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं। अब आपने याद रखने बेटा कि हमारे पास ल्यूमिन से इंटेरोसाइट के अंदर ये जो चीजें जा रही हैं, ग्लूकोज जा रहा है, गलैक्टोज चला गया अब्जॉर्ब होकर, फ्रक्टोज चला गया, ये किसके थ्रू गया बेटा, दिस इज डन थ्रू द प्रोसेस दैट इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसके थ्रू गया, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू गए हैं। अब देखिए बेटा हमारे पास ग्लूकोज और गलैक्टोज एक ही प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, ये ट्रांसपोर्टर्स इन्हें कहते हैं सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर वन। क्या नाम है, एस से सोडियम, जी से ग्लूकोज, एल से लिंक्ड और टी से ट्रांसपोर्टर वन। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट ऑफ सोडियम को यूज करते हैं। बहर बेटा हमारे पास सोडियम ज्यादा होते हैं ल्यूमिन के अंदर, इसको पहले एक्टिवली पंप किया जाता है एनर्जी यूटिलाइज करके। जब एटीएम जब हमारे पास ल्यूमिन के अंदर बेटा हमारे पास सोडियम ज्यादा हो जाता है तो फिर इस सोडियम को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फेंका जाता है। तो जब बेटा सोडियम यहाँ आता है तो वो बेसिकली एनर्जी रिलीज करता हुआ आता है, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाने में फ्रॉम ल्यूमिन टू द बेटा इनटू द इंटेरोसाइट, और ग्लूकोज यहाँ आ जाता है। तो अगर बेटा आप इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूज करते हैं, को ट्रांसपोर्टर या सिम्पोर्ट को यूज करते हैं कि किसी और चीज की मूवमेंट से आपने ग्लूकोज को ऑब्जर्व करवा दिया, दिस इज नोन एज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसी तरह बेटा गलैक्टोज भी सोडियम के साथ आएगा तो ये भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन जो फ्रक्टोज है बेटा ये ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्टर 5 होता है उसके थ्रू आता है, ये हमारे पास कहलाती है डिफियन।
ये हमारे पास डिफिजन है, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफिजन आप कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफिजन के जरिए फ्रक्टोज आएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज किसके थ्रू आएगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब देखिए चाहे ग्लूकोज है, चाहे बेटा ग्लूकोज जो इंटेरोसाइट में मौजूद है, चाहे गैलेक्टोज है, चाहे फ्रक्टोज है, अब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू के थ्रू मतलब फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू कहाँ आ जाएंगे बेटा, ग्लूकोज भी बेटा कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा, गैलेक्टोज भी ब्लड के अंदर आ जाएगा, और फ्रक्टोज भी कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपने तमाम मोनोसेक्राइड्स की अब्जॉर्प्शन करवा दी है फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम इनटू द ब्लड वेसल। अब कौन से प्रोसेस के थ्रू हुई है, अगर तो जनरली वो कहे तो आपने कहना है फैसिलिटेटेड डिफिजन, शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड और अब्जॉर्ब बाय द फैसिलिटेटेड डिफिजन। अब देखें क्योंकि यहाँ फैसिलिटेटेड डिफिजन हो रही है, दिस इज फैसिलिटेटेड डिफिजन, दिस इज फैसिलिटेटेड डिफिजन। लेकिन अगर वो कह देता है कि फर्स्टली सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ क्या होगी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब ये ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेरोसाइट के अंदर आएंगे और इंटेरोसाइट से बेटा जब ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे तो यहाँ क्या होगी, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखना है कि वो ऑप्शन में क्या दे रहा है। तो अगर वो जस्ट फैसिलिटेटेड डिफिजन देता है तो जब आप कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफिजन हो रही है, और अगर वो आपको कहता है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो रही है और बेटा आपके पास फैसिलिटेटेड डिफिजन भी हो रही है, तो फिर आपने दोनों पर टिक करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक है, ये हमारे पास एक को ट्रांसपोर्टर है। तो इसमें बेटा आप अमीनो एसिड्स को जब सोडियम अंदर आते हैं, ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो उनकी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये भी कहाँ आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स भी बेटा आ जाते हैं इंटेरोसाइट्स में। तो दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये सोडियम डिपेंडेंट अमीनो एसिड कैरियर प्रोटीन है क्योंकि सोडियम पे डिपेंड करे ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो बेटा देखें हमारे पास यहाँ पर अमीनो एसिड आएगा, फिर अमीनो एसिड बेटा इस अमीनो एसिड चैनल प्रोटीन के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू कहाँ चला आएगा बेटा, ब्लड में। तो यहाँ पर क्या हुई, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर क्या हुई बेटा, फैसिलिटेटेड डिफिजन। तो अमीनो एसिड्स भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ल्यूमेन से इंटेरोसाइट्स में आएंगे और इंटेरोसाइट से बेटा ब्लड में किसके थ्रू जाएंगे, फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू जाएंगे। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट बेटा आपके पास ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से ध्यान से याद रखना है। देखें ये हमारे पास माइसिलीज हैं। मैसिलीज क्या होते हैं बेटा, दीज आर द इमल्सिफाइड लिपिड्स। मैसिली का मतलब क्या, दीज आर इमल्सिफाइड लिपिड्स। मैसिली ब्रेक डाउन एंड फीड अ पूल ऑफ डिसॉल्व फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स। तो मैसिलीज की जब ब्रेक डाउन होती है बेटा, देखिए यहाँ आपने याद रखने कि जो डिसॉल्व फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स हैं इंटर करते हैं एपिथेलियल सेल्स को बेदरिफियन, पहले ही बेटा प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म मैसिली। बहुत सारे मैसिलीज हैं, ठीक है, इमल्सिफाइड लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं, उनकी ब्रेक डाउन होगी तो आपके पास डिसॉल्व फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स बन जाएंगे और ये एपिथेलियल सेल्स को क्रॉस करेंगे किस प्रोसेस के थ्रू, डिफिजन के थ्रू। आपको पता है कि हमारे पास जो एपिथेलियल सेल की सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है, ये भी लिपिड्स हैं, तो लिपिड में से आसानी के साथ गुजर जाती हैं। तो बाकी आप अमीनो एसिड्स को देखते थे या ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, तो वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते थे, या बेटा अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो वो फैसिलिटेटेड डिफिजन के थ्रू इंटेरोसाइट में आती थी। लेकिन लिपिड्स किसके थ्रू आ रहे हैं बेटा, डिफिजन के थ्रू आ रहे हैं। और जब ये आ जाते हैं तो यहाँ पर बेटा हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बेटा आपके पास जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसके थ्रू क्या होता है बेटा, प्रोटीन तैयार होती है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप क्या करेंगे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए से बेटा आप फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स को दोबारा मिलाकर ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल बना देंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्राईग्लिसराइड हो जाएगी किसके अंदर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और हमारे पास जब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स से निकलेगा तो इसके गिर्द बेटा एक प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी, क्या मौजूद होगी, प्रोटीन। तो ये फिर बन जाएगा आपके पास लिपोप्रोटीन, क्या बन जाएगा, लिपिड से इसके गिर्द प्रोटीन आ चुकी है बेटा, तो अब इसका नाम क्या बेटा, लिपोप्रोटीन। तो ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट सोलुबल सब्सटेंस है, पैक्ड हो जाते हैं प्रोटीन के अंदर जिसका नाम क्या, काइलोमैक्रोन्स। तो जब ये यहाँ से निकलेंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, काइलोमैक्रोन हो जाएगा, ठीक है। अब जो काइलोमैक्रोन है बेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, बाहर, और बाहर से बेटा हमारे पास कहाँ आ जाएंगे, लैक्टील के अंदर। तो इस तरह बेटा आपने कहना है कि हमारे पास डिफिजन के थ्रू लिपिड्स कहाँ आ गए, लैक्टील के अंदर। अब देखें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बहुत कम अब्जॉर्प्शन होती है इनटू द ब्लड। क्यों कम अब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि बेटा हमारे पास जो इंडोथीलियल स्पेसेस हैं वो नैरो हैं एज कम्पेयर टू द हमारे पास सेल स्पेस इन द लैक्टील। लैक्टील के दरमियान सेल स्पेस ज़्यादा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आसानी के साथ आ सकते हैं। तो हमारे पास जो फैट्स हैं ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं बेटा इनटू द लैक्टील। और लैक्टील क्या करती है बेटा, आपने याद रखने, लैक्टील इस लिम्फ को लेकर जाएगी लिम्फ वेसल्स, फिर थोरेसिक लिम्फ डक्ट के अंदर, और फिर बेटा हमारे पास क्या बनेगी, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर अपने लिम्फ को ड्रेन कर देती है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास जो लेफ्ट सब क्लेवियन ड्रेन है
सॉरी लेफ्ट सब क्लीवियन जो वेन है वो ड्रेन कर देगी बेटा इस पूरे मतलब कि जो भी लिम्फ उसके पास आ रहे हैं उसको ले लेगी और पूरी बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट करवा देगी जहाँ जहाँ लिपिड्स ने जाना है। क्लियर होगी बेटा ये बात। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हमारे पास लिपिड्स की ऑब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू। और जब कैलोमैक्रोन्स बन जाते हैं तो फिर ये क्या होते हैं, एक्सोसाइटोसिस और लैक्टील्स में क्या जाएंगे बेटा, ये कैलोमैक्रोन्स ही जाएंगे। क्लियर है ये बात। और ये कैलोमैक्रोन्स बेटा लिम्फ के थ्रू कहाँ पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के पास। अब देखिए बेटा जो ब्लड एक चीज़ हमारे पास रह गई है वो ये है कि ये हमारे पास क्या थी, दिस इज सपोज करें जीआईटी ल्यूमिन था, ठीक है जीआईटी का, दिस इज अ जीआईटी। अब यहाँ से जो भी चीज़ आ रही है बेटा, अगर हम बात करें वो ब्लड के अंदर जा रही है, ठीक है, मतलब यहाँ से जो ब्लड जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो बेटा हमारे पास लिम्फ ब्लड वेसल जाएगी वो वेन होगी। अब वो कौन सी वेन होगी जो ऑब्जॉर्व करके जा रही है खुराक को, ठीक है, स्पेशली मोनोसेक्राइड्स को, अमीनो एसिड्स को, ठीक है, दिस इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल वेन। इसका नाम क्या बेटा, दिस इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल वेन। ये आपके पास बेटा हिपैटिक पोर्टल वेन है। अब ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है ये किसके पास जाएगी, ये जाएगी बेटा इनटू द लीवर, लीवर के पास जाएगी। लीवर क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा, देखेगा कि कोई चीज़ नुकसानदा तो नहीं है, किसी की डिटॉक्सिफिकेशन तो नहीं करवानी। तो जो भी बेटा ब्लड जीआईटी से जाता है वो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर में जाएगा, लीवर के थ्रू बेटा हमारे पास लीवर से जाएगा किसके अंदर, हिपैटिक वेन के अंदर। कौन सी वेन, हिपैटिक वेन। और हिपैटिक वेन इसको किस में ड्रेन करेगी बेटा, वो इसको ड्रेन करेगी इनटू द इंफीरियर वेना केवा, किसके अंदर, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। तो जीआईटी से जितनी भी अब्जॉर्ब खुराक है वो सारी की सारी लीवर में जाती है, किसके थ्रू बेटा, हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू। ये बात आपने याद रखनी है। और लीवर फिर हमारे पास हिपैटिक वेन के थ्रू डाल देते हैं इंफीरियर वेना केवा के अंदर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। तो बेटा देखिए हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज़ अबाउट 5 फीट, इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, 5 फीट या 2 मीटर इन लेंथ होता है। और ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं हमारे पास कहाँ से बेटा, एट द टर्मिनल इलियम, ठीक है, टर्मिनल इलियम से स्टार्ट होगा। और जहाँ बेटा ये जंक्शन बनाते हैं इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ जंक्शन बनते हैं उसे कहते हैं इलियोसिकल जंक्शन। और वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिसका नाम होता है इलियोसिकल स्फिंक्टर। अब देखिए दिस इज अ सीकम, ये उसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। और सीकम के साथ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसका नाम है अपेंडिक्स। तो अगर जो खुराक बेटा हमारे पास देखें सारी की सारी खुराक इलियम में ऑब्जॉर्व हो चुकी है, तो इलियम से जो खुराक आएगी वो इनडाइजेस्टेड होगी, वेस्ट सब्सटेंसेस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर वो हमारे पास खुराक हमारे पास जैसे कि डाइटरी फाइबर्स हैं वो बेटा इंट्रैप्ट हो जाते हैं अपेंडिक्स में, और अपेंडिक्स में फिर उनकी पुट्रीफिकेशन हो जाती है। तो पुट्रीफिकेशन के नतीजे में होगा क्या, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी किसकी बेटा, अपेंडिक्स की। जब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो इस प्रोसेस को, इस कंडीशन को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का वहद हल क्या होता है कि आप अपेंडिक्स को यहाँ से रिमूव कर दें, अपेंडेक्टमी करवा दें। क्या करवा दें, अपेंडेक्टमी। तो जो अपेंडिक्साइटिस है, अपेंडिसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स ड्यू टू द पुट्रिफिकेशन एंड इंट्रैपमेंट ऑफ द फूड इनटू द अपेंडिक्स। और बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, हमारे पास पुट्रिफिकेशन या एनारोबिक ब्रेकडाउन स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास पेनफुल कंडीशन होती है, बंदे को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अच्छा हमारे पास ये तो अपेंडिक्स होगी, फिर सीकम होगी, सीकम एक ब्लाइंड सैक है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगी, कोलोन। कोलोन में क्या हमारे पास असेंडिंग कोलोन है, फिर ट्रांसफर्स कोलोन है, और फिर आपके पास क्या बेटा, डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में बेटा आपके पास सिग्माइड कोलोन आ जाते हैं। फिर आपके पास रेक्टम है, और रेक्टम के बाद एनल कैनाल होती है जो एंड होती है बेटा एट द एनस। तो देखिए बेटा दिस इज असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्माइड कोलोन, रेक्टम, और दिस इज अ एनस। अब देखिए बेटा हमारे पास फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करवाते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो जो हमारे पास पूरा का पूरा आपके पास मतलब असेंडिंग कोलोन है, और ट्रांसफर्स कोलोन का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, प्रोक्सिमल 1/3, प्रोक्सिमल हाफ जो पार्ट है वो अब्जॉर्प्शन करवाते हैं वाटर और मिनरल्स की। अगर ये हमारे पास वाटर और मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो तब क्या होगा, और अंडर अब्जॉर्प्शन हो तब क्या होगा। अगर ओवर अब्जॉर्प्शन हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड हो जाता है, डिफिकल्टी इन डेफिकेशन होती है, ठीक है। और बेटा हमारे पास कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस। और अगर अंडर ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है, वाटर और मिनरल्स की ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो स्टूल के अंदर सारा वाटर और मिनरल चला जाता है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। और इससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा वाटर का, और डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स हो जाएगी, बंदे को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, ठीक है, बंदे का वाटर की कमी हो सकती है, ठीक है, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, बंदे की डेथ भी हो जाती है अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए। डायरिया होता किस वजह से, ये डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है, ड्यू टू द इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हमारे पास आमतौर पर एंटामीबिक हॉस्टिलिटी का डिसेंट्री करवा देते हैं, ड्रग एक्शन या मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से भी डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट बेटा आपने याद रखना है प्रोडक्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ठीक है। विटामिन को प्रोड्यूस भी किया जा रहा है और ऑब्जॉर्व भी किया जा रहा है, कौन करवाते हैं बेटा, ये हमारे पास जो लार्ज गट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सिम्बियोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो एक्चुअली बेटा
विटामिन के भी प्रोड्यूस करवाते हैं और विटामिन बी बायोटिन भी प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर बेटा प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि लार्ज इंटेस्टाइन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करिए। कैसे कि इसके म्यूकोजा जो गोबलेट सेल्स हैं, एक तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करवाते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिटी को, और म्यूकस प्रोड्यूस करवाते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाती है। और फिर लास्ट में बेटा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फीसेस फॉर द शॉर्ट टाइम, सोलिड जो स्टूल होता है आफ्टर द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, विटामिन, ठीक है, वो स्टोर्ड हो जाता है किसके अंदर, रेक्टम के अंदर, और उसे आप नाम देते हैं फीसिस का। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड जो फीसेस हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं बेटा, डेफिकेशन रिफ्लेक्स के थ्रू होते हैं। जब आपका रेक्टम बेटा फुल हो जाता है तो वो बेटा हमारे पास एक्सपेंड होता है, एक्सटेंशन होती है, तो एक सिग्नल जाता है किसके पास, ये सिग्नल जाएगा हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन के पास, सिग्माइड कोलोन के पास, तो वहाँ पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाएगी, डेफिकेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, जो कि इनवॉलेंटरी अर्ज है, ख्वाहिश है टू रिमूव द वेस्ट। तो दिस डेफिकेशन रिफ्लेक्स इनवॉलेंटरी होते हैं। बच्चों में तो होता ही इनवॉलेंटरी है, लेकिन बेटा जो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो लर्न करते हैं, ठीक है, टू कंट्रोल दिस रिफ्लेक्स, तो वो इसे इनवॉलेंटरी से वॉलेंटरी भी बना देते हैं। देखें हमारे पास ये डेफिकेशन किसके थ्रू होती है, एनस के थ्रू होती है। एनस पर दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक बेटा आपके पास एनोरेक्टल आउटर स्फिंक्टर होता है जो कि स्ट्रिप्ड मसल या स्केलेटल मसल्स पर मुश्तमिल होता है, और इसका कंट्रोल होता है वॉलेंटरी। और दूसरा बेटा आपके पास होता है एनोरेक्टल इनर स्फिंक्टर होते हैं। जो इनर स्फिंक्टर होते हैं ये स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और इनका कंट्रोल क्या होता है, इनवॉलेंटरी। तो अगर बेटा आपने, ठीक है, आउटर स्फिंक्टर को, ठीक है बेटा, आउटर स्फिंक्टर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, तो इससे क्या हो जाता है, डेफिकेशन रिफ्लेक्स इनहिबिट हो जाता है। तो जो हमारे पास एडल्ट्स हैं, दे कैन कंट्रोल द डेफिकेशन रिफ्लेक्स बाय कंस्ट्रिक्टिंग द आउटर एनल स्फिंक्टर मसल्स, जिससे स्फिंक्टर बंद हो जाएगा और पीछे से जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स आ रहा है, जो वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस आए, वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द, ठीक है, डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ करवा दी जाए जो आपके एमटी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई और चीज़ बाहर से नहीं आएगी। लेकिन कहीं फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो यूनिट आएगा दैट इज़ ट्रांसपोर्ट, इम्यूनिटी और लिम्फेटिक सिस्टम का जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, वो जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। बाकी जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, स्पेशली सीवीएस का जो टॉपिक रहता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़ बेटा।